Assalamu alaikum. My name is Muhammad Azhar Salim and I am ADP scholar. Currently, I am doing masters at Saitama University in International Graduate Program on Civil and Environmental Engineering. मुझे नवीद भाई की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप एडीपी स्कॉलरशिप के बारे में लोगों को गाइड करें, क्योंकि उनके पास बहुत सारी क्वेरीज़ आती हैं और हर चीज़ बताना जो है वो मुमकिन नहीं होता। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि क्योंकि आप इस सारे फेज़ से गुज़रे हुए हैं और आपको स्कॉलरशिप भी मिला, तो आप एक डिटेल्ड व्लॉग बनाएं। और मैं ये पर्सनल अपनी ज़िम्मेदारी भी समझता हूँ कि जिस तरह मुझे किसी ने गाइड किया था स्कॉलरशिप के बारे में, तो मैं भी लोगों की गाइडेंस का बायस बन सकूँ। मैं इस व्लॉग में कुछ चीज़ें कवर करूँगा, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन बताऊँगा, देन मैं एडीपी स्कॉलरशिप के बारे में बताऊँगा, एंड देन इसका क्या प्रोसीजर होता है और क्या क्या डेडलाइंस है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इस स्कॉलरशिप के ज़रिए आपको एडमिशन देती हैं, और देन इंटरव्यू के बारे में आपको बताऊँगा। सबसे पहले जैसे आपको मैंने बताया, मेरा नाम मोहम्मद अज़हर सलीम है। मैं सातमा यूनिवर्सिटी में मास्टर का स्टूडेंट हूँ और स्कॉलरशिप मुझे जो मिला है वो एडीबी है। मैं जो हूँ यहाँ पे तो मास्टर्स कर रहा हूँ, वो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर है और इस प्रोग्राम का नाम है इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑन सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताता हूँ। मैं नर्स का ग्रेजुएट हूँ 2012 से 2016 बैच। 2016 के बाद मैंने 3 साल का एक्सपीरियंस हासिल किया और देन मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे स्कॉलरशिप मिल गया। ये चीज़ होगी, मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन हो गया। देन आपको बताता हूँ एडीबी के बारे में, व्हाट इज़ एडीबी और इसकी क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एडीबी है क्या? एडीबी है एशियन डेवलपमेंट बैंक स्कॉलरशिप। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कुछ कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने के लिए एक लिस्ट बनाई हुई है। उस लिस्ट के अंदर आता है पाकिस्तान का नाम भी आता है, इंडिया का नाम भी आता है और बहुत सारे मुल्क का नाम भी आता है। ये हो गया एडीबी। एडीबी है क्या? एडीबी एक बैंक है जो डिफरेंट कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है कि वो बाहर की यूनिवर्सिटी में जाएं और वहाँ से क्वालिफ़िकेशन हासिल करके दोबारा अपनी कंट्री में आएँ और उसके डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा करें। दैन इसके बाद आती है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स के लिए मैंने फॉर्म ओपन करके रखा है, जिसको मैं पढ़ता जाऊँगा और साथ साथ इसको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। हम चलते हैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स में। An applicant for master degree program will be ADP GSP scholarship must। ADP स्कॉलरशिप जो है वो ज़्यादातर जो है वो मास्टर्स के लिए होता है, पीएचडी के लिए भी होता है, लेकिन वो बहुत कम चांसेस होते हैं। मेजरली क्या है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक स्कॉलरशिप मास्टर्स डिग्री को परस्यू करने के लिए होता है। इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, बी एन नेशनल ऑफ एन एडीबी बोरिंग मेंबर, जो कि पाकिस्तान भी उस लिस्ट में आता है। तो ये चीज़ पहली तो रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफ़िल होगी अगर आप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। देन ये चीज़ आ गई, हैव एक्वायर्ड एटलीस्ट 2 ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल टाइम फुल टाइम प्रोफेशनल वर्किंग एक्सपीरियंस। 2 साल का आपको इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। किसके बाद चाहिए? अपनी प्रोफेशनल डिग्री करने के बाद चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं साथ साथ अपनी जब पढ़ाई कर रहा था तो मैंने साथ साथ एक्सपीरियंस हासिल किया। इन्होंने क्लियरली ये चीज़ लिखी है कि प्रोफेशनल डिग्री हासिल करने के बाद आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 2 साल का मतलब सिर्फ 2 साल है, ये नहीं है कि लाइक 1 साल 11 महीने। 1 साल 11 महीने वाला एलिजिबल नहीं है इसमें। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इनकी क्लियर कट ये रिक्वायरमेंट है कि अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ये स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर सकते। ये चीज़ हो गई। और ये है कि 2 साल का एक्सपीरियंस तब तक होना चाहिए जब आप एट टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जब आप एप्लीकेशन दे रहे हैं तो उस वक्त होना चाहिए। ये नहीं कि जब थोड़ा सा फेज़ आगे गुजरा, लाइक सिलेक्शन प्रोसीजर है, तो तब आपका 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। ये नहीं, जब आप अप्लाई कर रहे हैं तब आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये क्लियर कट चीज़ हो गई। दूसरा ये है कि बी नॉट अबव 35 ईयर्स ओल्ड एट टाइम ऑफ एप्लीकेशन, यानी जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज जो है वो 35 साल से कम होनी चाहिए। एंड एग्री टू रिटर्न टू हिज और हर होम कंट्री आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ स्टडीज़ अंडर द प्रोग्राम। और इसकी रिक्वायरमेंट है कि जैसे ही आप अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं आपको अपने मुल्क में जाना है, क्योंकि इस स्कॉलरशिप का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स बाहर जाएं, एक्सपीरियंस हासिल करें, एक्सपर्टीज़ हासिल करें और दैन अपने मुल्क में जाएं और उसकी डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा करें। तो अगर आप ये नहीं जाएंगे तो ये स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं होगी। ये प्रॉपर आपसे प्लेज साइन करवाते हैं, वो आपको मैं बाद में बताऊँगा। और दैन इसकी रिक्वायरमेंट आती है
नॉट टू बी एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड अल्टरनेट डायरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टाफ ऑफ एडीबी, यानी एडीबी के साथ उसका कोई ताल्लुक ना हो, उसका कोई मेंबर ना हो, उसका कोई स्टाफ ना हो, ये चीज़ आ गई। देन आता है नॉट टू बी अ स्टाफ ऑफ एडीबी जीएसबी डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशंस, इनके कुछ डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका भी ये स्टाफ नहीं होना चाहिए। अगर आप उनके कोई स्टाफ हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। देन बी लिविंग आर वर्किंग इन हिज और हर होम कंट्री, यानी जब आप अप्लाई कर रहे हैं और तो आपको उसी मुल्क के अंदर रहना है और उसी मुल्क के अंदर आपको काम करना ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप उस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, काम कहीं और कर रहे हैं तो ये थोड़ी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होती है, पूरी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं होती, ये चांस आ जाते हैं। तो जब आपने अप्लाई करना है तो आप अपने ही कंट्री में हों और अपने ही कंट्री के अंदर काम कर रहे हों तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट इसकी रिक्वायरमेंट ये है, नॉट बी एनरोल्ड इन ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में पहले से जो है वो एनरोल हुए हैं और देन आप स्कॉलरशिप के अप्लाई करें, ऐसा नहीं है। आपको पहले स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है और देन फर्दर एडमिशन प्रोसेस होगा। दो चीज़ें हैं, पहले आप एडमिशन लें देन स्कॉलरशिप लें, ये स्कॉलरशिप उसके लिए नहीं है। ये स्कॉलरशिप क्या है कि पहले आपको स्कॉलरशिप मिलेगा और देन आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो सिलेक्ट की जाएगी, ये चीज़ होगी। रिक्वायरमेंट मैंने आपको सारी बता दी है। मेजर जो चीज़ आती है बेनिफिट्स, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसकी जो है बेनिफिट्स उसकी तरफ आते हैं। बेनिफिट्स के अंदर क्या आता है, जो इनकी एडीबी की वेबसाइट पे पढ़ा हुआ है, मैं वही पढ़ के आपको बताऊंगा और उसको गाइड करने की कोशिश करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। द स्कॉलरशिप प्रोवाइड्स द फॉलोइंग बेनिफिट्स, क्या क्या आते हैं इसके अंदर। इसके अंदर ट्यूशन फीस आ गई, सब्सिडेंस आ गया, सब्सिडेंस के अंदर क्या आता है, हाउसिंग अलाउंस वगैरह आ गया। उसके बाद आता है मेडिकल एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस, बुक अलाउंस, थीसिस अलाउंस, वन वे इकोनॉमी ट्रैवल एक्सपेंसेस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जिसमें आता है वीज़ा फ़ीस आ गई, टैक्सेस आ गया और लगेज अलाउंस वगैरह ये आ गया। ये तो मैंने आपको सारी उनकी चीज़ें बता दी कि क्या क्या इनके बेनिफिट्स हैं। अभी कितने कितने मिलते हैं मैं उसके बारे में आता हूँ, एक एक आरा आपको बताता हूँ। सबसे पहले आ गया सब्सिडेंस अलाउंस। सब्सिडेंस अलाउंस जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये आपका होम अलाउंस है। सब्सिडेंस अलाउंस ये आपको प्रोवाइड किया जाता है मास्टर्स के लिए 1,47,000 येन पर मंथ, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर आप सही तरीके से इसको इस्तेमाल करें, आप इसके अंदर इंजॉय भी कर सकते हैं, अपने सारे एक्सपेंसेस भी कर सकते हैं और ठीक ठाक किस्म की अमाउंट जो है इसके अंदर सेव भी कर सकते हैं। ये चीज़ हो गई। देन आ गया जी मेडिकल एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस। ये आपकी मेडिकल और एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी करवाते हैं, जापान के अंदर है। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं इनके लिए। इनके डिफरेंट किस्म की जो है वो इंश्योरेंसेस होती हैं और इन्होंने ये स्कॉलरशिप के ज़रिए ये भी कवर किया हुआ है। तो ये आपको कितना प्रोवाइड किया जाता है, एक साल के अंदर तकरीबन 11,000 जापानीज़ येन जो है वो मेडिकल और एक्सीडेंट इंश्योरेंस फ़िक्स किया हुआ है। तो आपको ये पूरी की पूरी अमाउंट देते हैं। तो इसमें ये नहीं है कि वहाँ पे आपको लाइक 15,000 येन पे करना पड़े और आपको 11,000 पे कर रहे हैं। ये सालाना जो है ये फ़िक्स किया जाता है। और मैं क्योंकि जापान में हूँ और 2020 साल है और इसके अंदर भी तकरीबन 11,000 जापानीज़ येन ही इंश्योरेंस के तौर पे लिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा उधर शिफ्ट हो जाता है, तो आपको अपनी जेब से कुछ नहीं देना पड़ता, यानी फ्री हो गया। देन इसके पे आता है बुक अलाउंस। बुक अलाउंस भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, पर ईयर अप्लाई किया जा पर ईयर जो है ये आपको प्रोवाइड किया जाता है। बुक अलाउंस कितना मिलता है, 1 लाख जापानीज़ येन पर ईयर। सो 2 साल का आपका मास्टर है तो आपको 2 साल में 2 लाख जापानीज़ येन प्रोवाइड किए जाते हैं। बुक अलाउंस किस लिए होता है, बुक्स अलाउंस होता है कि अगर आपने कोई भी स्टडीज़ कर रहे हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा बुक्स उसके लिए रिक्वायर हैं तो वो आपके एक्सपेंसेस बियर करने के लिए आपको ये भी दिया गया होता है, ठीक है। और देन आता है आपका थीसिस रिसर्च अलाउंस, यानी अगर आपने रिसर्च करने में कोई चीज़ अपने लेनी है, कोई इक्विपमेंट लेना है या लाइक आपने अपनी कोई बुक्स तो उसके अंदर आ गया ना, बुक्स अलाउंस के अंदर कवर हो गई। लाइक आपने फ़ोटोकॉपी वगैरह करवानी है और थीसिस बाइंडिंग करवानी है, उसके लिए आता है। और ये आपको कितना दिया जाता है, अराउंड 46,000 जापानीज़ येन पर ईयर। सो जिस तरह आपको मैंने बताया बुक अलाउंस भी जो है वो पर ईयर आपको दिया जाता है, तो मास्टर्स की में 2 दफ़ा मिलेगा। सिमिलरली जो है थीसिस या रिसर्च अलाउंस वो भी आपको 2 दफ़ा मिलेगा। और ये भी ठीक ठाक अमाउंट होती है। एक्स्ट्रा इनकम समझ लें कि लाइक आपने जब अपना पढ़ना होता है तो आपको कुछ चीज़ें लेनी होती है, आपको अपनी राइटिंग बुक लेनी होती है, आपको पेंसिल रबर शार्पनर या समथिंग बॉल पेन वगैरह जो भी चीज़ चाहिए वो इसके अंदर कवर हो जाती है। तो आपको अपनी जेब से कुछ नहीं लगाना पड़ता। और जो आपको दिया गया है 1,47,000 जापानीज़ येन, उसके अंदर आपको अपना होम जो है वो रेंट देना होता है और आपकी जो भी बिल्स वगैरह वो देने होते हैं और बाकी आपकी बचत है। आप बचत कर लें तो वो ठीक है, अगर आप ट्रैवलिंग कर लेते हैं, ट्रैवलिंग के शौकीन है तो वो कर सकते हैं। तो ये खुला डुल्ला जो है आपके लिए स्कॉलरशिप इन्होंने बनाया है और इसके अंदर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं।
देन हम चीज़ आती है, मैंने आपको बताया था कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस जिसके अंदर वीज़ा फ़ीस आ गई, लगेज अलाउंस वगैरह आ गया और एयरपोर्ट टैक्सेस आते हैं, वो भी इन्होंने कवर किए हैं, वो भी आपको अपनी जेब से नहीं देने पड़ेंगे। तो इन्होंने जो डिसाइड किया है वो जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं उसके लिए 3000 जापानीज़ येन दिए गए हैं, और जो यहाँ से अपनी स्टडीज़ मुकम्मल करके ग्रेजुएट होकर वापस आते हैं उनके लिए भी जो लगेज अलाउंस वगैरह आ गया वो है, इन्होंने 12,000 जापानीज़ येन प्रोवाइड किए हैं। ये ईयर टू ईयर जो है वो चेंज होते रहते हैं, जो मैंने आपको सारे बताए हैं टेंटेटिव हैं, थोड़ा बहुत इनमें फ़र्क आता रहता है, ज़्यादातर ये आपकी तरफ ही जाएगा, लोगों की तरफ मुश्किल है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको जो पाकिस्तान से लेके आपको जो भी कंट्री है, अगर आप जापान की यूनिवर्सिटी है तो वहाँ तक आने के लिए आपको ये एयर टिकट भी देते हैं। इकॉनमी की ये टिकट आपको प्रोवाइड करते हैं, वन वे प्रोवाइड करते हैं। जब आप पाकिस्तान से जापान आएंगे तब आपको टिकट दी जाएगी, और जब आप जापान से पाकिस्तान वापस जाएंगे तब भी आपको टिकट दी जाएगी, आपकी उसको फुल पेमेंट आपको की जाएगी। और फुल पेमेंट के अंदर भी थोड़े से सवालात इस किस्म के आते हैं कि फेयर, एक्चुअल जो फेयर होता है वो आपको जो है वो रिटर्न किया जाता है, और बाकी जो आपके लगेज अलाउंस वगैरह जो टिकट के अंदर आते हैं वो जो ऊपर मैंने आपको कैटेगरीज बताई है मिसलेनियस एक्सपेंसेस उसके अंदर कवर होते हैं। ये चीज़ आपको बता दी मैंने। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा दिया, देन मैंने आपको बता दिया एडीबी के बारे में, एडीबी है क्या, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये आपको मैंने बता दिया। देन अब हम चलते हैं यूनिवर्सिटीज़ की जो डेडलाइंस है उसके बारे में बताऊंगा, और जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ मतलब इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको एडमिशन देती हैं उसके बारे में बताऊंगा। इसी चैनल के ऊपर बहुत सारे व्लॉग्स बने हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, जो आपको बताते हैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी बताते हैं, नॉन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के बारे में बताते हैं कि जो कि ये स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती हैं। क्योंकि इस व्लॉग में मैंने और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करनी हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इस स्कॉलरशिप को देती हैं तो वो आप वहाँ व्लॉग में जाके देख सकते हैं। अगर आपको वहाँ में कोई चीज़ समझ ना आई तो आप इस व्लॉग के एंड जो है वो एंड पे जो है आप कमेंट कर सकते हैं, तो आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी। ये चीज़ बता दी। दो तीन जो है वो मैं आपको टेंटेटिव जो है वो डेट्स बताता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताता हूँ। मैं अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊँगा क्योंकि मैं साइतामा यूनिवर्सिटी में से मास्टर कर रहा हूँ। तो साइतामा यूनिवर्सिटी में जो मैंने अप्लाई किया था 2019 में मेरा एडमिशन हुआ था अप्रैल के अंदर, तो उसकी जो डेडलाइन थी वो 20 अक्टूबर थी। और अभी जो लेटेस्ट मुझे कुछ न्यूज़ मिली हैं 2020 के अंदर एडमिशन हुए हैं वो अराउंड अक्टूबर का दूसरा हफ्ता। सो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अक्टूबर स्टार्ट से लेके अक्टूबर एंड तक इसकी जो है ना वो डेडलाइंस जो है वो वेरी करती रहती हैं। ये हो गया। उसके बाद मैंने आपको साइतामा यूनिवर्सिटी का बताया, देन आपको बताता हूँ नगोया यूनिवर्सिटी। नगोया यूनिवर्सिटी में अभी एडमिशन ओपन होने लगे हैं। एडमिशन जो है उनके ओपन होने लगे हैं 3 जून से उनके ओपन होने लगे हैं, और पूरा महीना ये रहेगा, यानी एंड ऑफ जून तक जो है आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप बात करें टोक्यो यूनिवर्सिटी की, आयरंग यूनिवर्सिटी की, तो उसके अंदर उसकी जो मेरे टाइम जो उसकी डेडलाइन थी वो थी नवंबर एंड। सो आप उनकी वेबसाइट पे जाइए और डिफरेंट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे आपको डिटेल चीज़ मिल जाएगी कि इसकी एप्लीकेशन डेडलाइन क्या और क्या क्या इसका सारा प्रोसीजर है। मैंने आपको बता दिया, अपने इंट्रोडक्शन बता दिया, एडीबी के बारे में बता दिया कि एडीबी है क्या, एलिजिबिलिटी इसकी क्या है और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। देन मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जो है ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं, उनकी क्या क्या डेडलाइंस हैं। 2-3 यूनिवर्सिटीज़ बताया क्योंकि ये व्लॉग लंबा हो जाएगा और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ जाना चाहूँगा, और ये चीज़ें आपको डिफरेंट व्लॉग्स में मिल भी जाएंगी। ये हो गया। देन जी, उसके बाद हम आते हैं अपने एप्लीकेशन प्रोसीजर के ऊपर। एप्लीकेशन प्रोसीजर को एक्सप्लेन करने के लिए मैं अपनी ही यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म जो है उससे गाइडेंस लूँगा, और उसको मैं साथ साथ पढ़ता जाऊँगा, और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसको मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा, ताकि आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई भी मुश्किल पेश ना आए। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइडेंस मिली थी, और मैं भी ये चाहता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ ना रहे कि जिसकी वजह से आपको परेशानी हो। आपको हर चीज़ की गाइडेंस जो है वो क्लियर कट मिल जाए। सबसे पहले चलते हैं एप्लीकेशन चेकलिस्ट। ये एप्लीकेशन फॉर्म मैंने साइतामा यूनिवर्सिटी का जो है वो ओपन कर लिया है अपना ही। सबसे पहले इसके अंदर आ गया नेम ऑफ़ एप्लीकेंट। नेम ऑफ़ एप्लीकेंट में आप अपना नाम लिखेंगे। नाम लिखने का भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह लिखा जाएगा, वो आपको मैं फर्दर जो आगे आएगा उसके बारे में बताऊंगा। नैन नेशनैलिटी ऑब्वियसली पाकिस्तानी, अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आप वहाँ पे अपनी नेशनैलिटी लिख सकते हैं। अब आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स। इसमें दो चीज़ें हैं, एक आ गया एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा आ गया इसके अंदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स।
एप्लीकेशन फॉर्म्स के अंदर क्या आते हैं, 4 तरीके के इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी एंड देन फॉर्म डी। वो आपने फुलफ़िल करना होता है, देन उसको जो है वो आपने साइन भी करना होता है, और देन आपने आपकी पिक्चर लगानी होती है जो कि 6 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो। पिक्चर के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि 6 महीने से, इन्होंने तो लिख दिया कि 6 महीने से पुरानी ना हो, और इस तरह की होनी चाहिए कि सेंसिबल हो। ऐसे नहीं है कि आपकी शादी ब्याह पे गए और आपकी जो है वो पिक्चर आई और आपने इसको क्रॉप किया और लगा दिया, नहीं। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सेंसिबल होनी चाहिए और प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। लाइक आप प्रॉपर स्टूडियो के अंदर जाएं, वहाँ पे अपनी तस्वीर खिंचवाएं। और 2 तरीके के बैकग्राउंड आते हैं, वाइट बैकग्राउंड और ब्लू बैकग्राउंड। वो यूनिवर्सिटीज़ वेरी करते हैं। तो मेरी यूनिवर्सिटी के केस में ब्लू बैकग्राउंड था, मैंने अपनी जो तस्वीर लगाई थी वो ब्लू बैकग्राउंड के ज़रिए लगाई थी। ये चीज़ मैंने आपको बता दी, पिक्चर के बारे में बता दिया। देन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आता है कि फॉर्म ए बी सी डी वो हो गया, ठीक है। और देन उसके अंदर आता है रेज्यूमे जो है वो फॉर्म डी के अंदर आता है। मैं जब फॉर्म्स को एक्सप्लेन करूँगा तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसकी 4 रिक्वायरमेंट्स थी, आपने चारों फॉर्म्स फिल करने हैं और अपनी जो है उसको साइन कर देना है, और अपनी पिक्चर जो है वो 6 महीने से पुरानी ना हो, वो अपनी लेटेस्ट पिक्चर आपने उसके अंदर लगानी, जितनी लेटेस्ट हो उतना अच्छा है। देन इसके बाद आ जाता है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स शुड बी डन आइदर थ्रू मेल और थ्रू रेगुलर पोस्टल मेल। सो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म में एक बड़ी अच्छी चीज़ थी कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने सारे ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पोस्टल मेल के ज़रिए भिजवाएं, जो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है। आप 2 ऑप्शंस आपको दी गई हैं, आप ईमेल के ज़रिए भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा सिक्योर होना चाहते हैं, मतलब एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होती है, तो ठीक है पोस्टल मेल भी कर दीजिए। तो दोनों तरीके से ये होता है। मेरे केस में मैंने किया था, मैंने ईमेल किया था, ये हो गया। देन हमारा आता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में होता क्या है, उन्होंने जो लिखा हुआ है, ऑफिशियल कॉपीज ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म्स आर रिक्वायर्ड टू बी पोस्टेड वाया मेल। एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में आपको मैंने बताया 2 ऑप्शन थी कि आप उनको या तो मेल कर दो, पोस्टल मेल, या आप उनको ईमेल कर दो। लेकिन इसके अंदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में है आपको ईमेल करने की इजाज़त नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं होगी। आपने करना क्या है, आपने पोस्टल मेल के ज़रिए आपने उनको ये सेंड करने हैं, जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ आती है। और इसमें लिखा हुआ है डिजिटल स्कैन्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स सेंड थ्रू ईमेल विल नॉट बी एक्सेप्टेड। देखिए इन्होंने क्लियर कट लिख दिया कि डिजिटल स्कैन जो हैं वो एप्लीकेबल नहीं है, आपको भिजवाने ही भिजवाने हैं। अब इसकी क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आता है, इसमें आता है एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स स्टेटिंग द ग्रेड्स ऑफ एप्लीकेंट्स प्रीवियस अंडरग्रेड और ग्रेजुएट प्रोग्राम। सो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आपने सेंड करनी है। उसके अंदर ट्रांसक्रिप्ट के अंदर होता क्या है, आपके सारे ग्रेड्स लिखे होते हैं, आपके सारे कोर्सेज लिखे होते हैं, आपका जीपीए वगैरह लिखा होता है, सब चीज़ें उसके अंदर आ जाती है, सब खट्टा चट्टा जो भी डिटेल है वो इसके अंदर आ गई। अब इसके बारे में एक ये भी आता है कि लाइक मैं यार इसको अटैच करवाऊँ, इसको ना अटैच करवाऊँ, कैसे भिजवाऊँ। सो यहाँ इन्होंने क्लियर कट ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी कि इसको क्या करना है, लेकिन मेरी जो पर्सनल राय है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। HEC से अगर आप अटैच करवा लें वो भी ठीक है, मतलब ये होता है ना, जितना गुड़ डालें उतना मीठा होगा, ये वो वाली मिसाल समझ लीजिए इसके अंदर, कि अगर आप HEC से अटैच करवा लेते हैं तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप जो है वो अपने अपने जो डीन है, अपने चेयरमैन है, उनसे जो है वो साइन इन स्टाम्प करवा लें वो ठीक है। और अगर आप जो है वो नोटरी पब्लिक से करवा लें वो भी ठीक है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया हुआ ऐसी कोई रिक्वायरमेंट। अगर मेंशन किया होगा तो फिर आपने उसके मुताबिक चलना। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट क्लियर, ओके। देन हम आते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन। सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन आपको अपने रजिस्ट्रार से मिल जाएगा, अपनी यूनिवर्सिटी से मिल जाता है। जब भी आप ग्रेजुएट होते हैं तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन लाजमी दिया जाता है। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि वो 7th सेमेस्टर में होते हैं, वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो ये तो एप्लीकेबल ही नहीं, क्योंकि 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है ये, और 2 साल के अंदर अंदर आपको सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन भी मिल चुका होता है, और आपको डिग्री भी मिल चुकी होती है, और बाकी सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको मिल चुके होते हैं। देन इसमें आता है 2 सील्ड लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन। अब 2 रिकमेंडेशंस के लेटर इसमें चाहिए होते हैं, और वो किसे लेने होते हैं और कैसे उसको फिल करना है, वो जब इसका पार्ट आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको मैं रिक्वायरमेंट्स बता रहा हूँ। अब आता है सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश प्रोफिशेंसी, और ब्रैकेट में है कि एन ऑफिशियल स्कोर ऑफ टॉफेल आइल्स आर इक्विवेलेंट। अब मैं इसको थोड़ा यहाँ एक्सप्लेन करता जाता हूँ।
अगर आपने इंग्लिश प्रोफिशेंसी का कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ जिसके अंदर टॉफिल दिया हुआ है तो वो यूज़ हो सकता है। अगर आपने आइल्स दिया होता है वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, या स्लैश में इन्होंने दिया हुआ इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का क्या मतलब है? इक्विवेलेंट का मतलब है इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट, जो कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से बना सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में सिंपल आप जो है एक एप्लीकेशन दें कि मैं इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट हासिल करना चाहता हूँ और इस मकसद के लिए हासिल करना चाहता हूँ, यानी मैं यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको इजीली दे देती हैं ये। क्यों? हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का जो पढ़ाने का जो मीडियम है वो है ही इंग्लिश, और यही इस उसमें सर्टिफिकेट में लिखना होता है, तो आपको ये आसानी से मिल जाता है, तो इससे भी काम चल जाता है। तीन चीज़ें आ गई, टॉफिल आ गया, आइल्स आ गया, और इक्विवेलेंट यानी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, जो कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से आराम से बनवा सकते हैं। देन इसमें आता है सर्टिफिकेट ऑफ लेटेस्ट इनकम। जो भी आपकी जहाँ पे आप जॉब वगैरह कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको वो एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं जिसके अंदर आपकी जो है वो लेटेस्ट इनकम जो है वो लिखी गई होगी। मेरे केस में ऐसा था, मैं अपने केस भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे केस में मैंने उनसे जो है वो एक लेटर बनवा लिया था जिसके अंदर उन्होंने मेरी CNIC नंबर लिख दिया था, मेरा नाम लिख दिया था, और बता दिए थे कि किस डेजिग्नेशन पर है और इसकी जो है वो मंथली इनकम क्या है। और उसके बाद उन्होंने अपने लेटर हेड के ऊपर ये प्रिंट कर दिया और साइन स्टाम्प करवा दिया जो भी मेरे कंपनी के CEO थे या डायरेक्टर थे उनसे। तो आप ये चीज़ भी कर सकते हैं। और इसके अंदर लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट ऑफ लेटेस्ट इनकम में लिखा हुआ है कैन बी एनी ऑफ द फॉलोइंग। इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि मंथली इनकम ही हो, इसके अंदर आपकी एनुअल इनकम भी आ सकती है, इसके अंदर मंथली इनकम आ सकती है। कि लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न इशूड बाय कंपनी विद कंपनीज लेटर हेड या लोगो। तो मेरे केस में मैंने आपको बताया कि मैंने मंथली इनकम को उसके अंदर लिखवाया था और कंपनी के लेटर हेड पे लिखवाया था, तो काम चल गया था। ठीक है। देन इसमें आता है सर्टिफिकेट ऑफ फैमिली इनकम इशूड बाय कंपनी विद कंपनीज लेटर हेड। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था कि फैमिली की इनकम जो है वो लेटर हेड पे मैं कैसे लिखवाऊँ। कुछ बंदे होते हैं कि उनके वालिद साहब जो है वो काम कर रही होते हैं, उनकी वालदा काम नहीं कर रही होती, तो मैं वालदा का किस तरह बनवाऊँ। और अगर वालिद भी अक्सर रिटायर होते हैं तो वालिद किससे बनवाएं, इसके बारे में भी आपको मैं गाइड करूँगा। अच्छा, इन्होंने जो लिखा हुआ था सर्टिफिकेट ऑफ फैमिली इनकम इशूड बाय कंपनी विद कंपनीज लेटर हेड या लोगो, इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ पेरेंट्स एनुअल या मंथली इनकम, जिस तरह मेरे केस में लिखा हुआ था या जो भी एप्लीकेंट है उसके केस में लिखा होगा सर्टिफिकेट ऑफ लेटेस्ट इनकम, यानी आप अपनी इनकम बारे में बताएं, अपने फादर और या अपने जो मदर है उनके बारे में बताएं जो भी काम कर रहे हैं। इफ़ एप्लीकेंट इज़ सिंगल और स्पाउस, अगर एप्लीकेंट सिंगल है तो उसके पेरेंट्स की जो एनुअल या मंथली इनकम के बारे में आपको बताएंगे, या आपने बताना है स्पाउस की एनुअल या मंथली इनकम के बारे में बताना है अगर एप्लीकेंट जो है वो मैरिड है, या अगर उसका स्टेटस अनएम्प्लॉयड है या वो रिटायर है तो उसके बारे में आपने क्या करना है। एन ऑथेंटिकेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मस्ट बी सबमिटेड। इसके अंदर क्या आता है वो आपको बताता हूँ कि लाइक अगर आप किसी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं तो उसके जो नाजिम वगैरह होता है, तहसीलदार होता है, आप उससे भी साइन करवा सकते हैं कि अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं। और मेरे केस में तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने अपनी कंपनी के लेटर हेड पे लिखवा लिया था, और मेरे वालिद साहब जो है वो जॉब कर रहे थे तो उन्होंने जो है वो अपने जो उनके बॉस से उनसे साइन करवा लिया था लेटर हेड लोगों पे। और मेरी वालदा हाउसवाइफ थी, तो हाउसवाइफ के केस में उन्होंने क्या किया, अपने ही जो उनके बॉस से उनसे मैंने लिखवा लिया कि इनका नाम ये है, इनका CNIC ये है, और ये जो है वो अनएम्प्लॉयड हैं, दैट्स ऑल। कोई डॉक्यूमेंट लाजमी होना चाहिए, आपने किसी भी रिक्वायरमेंट को छोड़ना नहीं है। अब इस केस में वालदा जो मेरी थी वो हाउस वाइफ थी। अब पाकिस्तान के अंदर वो कौन सी मतलब ऐसी फैसिलिटी है जो ये लेटर दे के ये हाउस वाइफ है, ये जॉब नहीं कर रही। हाँ चलो, जो जॉब कर रहा है उसको तो लेटर दिया जा सकता है, जो नहीं कर रहा उसको कैसे दिया जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ कट्टे छट्टे हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। देन आता है जी ADB GSP इंफॉर्मेशन शीट, वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच है, वो मैं जब उस पर पहुँचूँगा तो आपको मैं गाइड करूँगा। और पोस्टल मेल लिखे हुए जो भी इनका एड्रेस लिखा हुआ आपने एग्जैक्ट वही एड्रेस लिखना है और अपने डॉक्यूमेंट्स जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उनको सेंड कर देने हैं। अब जब आपका मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन फॉर्म्स 4 हैं, फॉर्म A B C एंड D। सबसे पहले हम आते हैं फॉर्म A पे।
फॉर्म ए के में क्या क्या पूछा गया है, इसमें ज़्यादातर आपकी ना पर्सनल डिटेल्स पूछी गई हैं। मैं वन बाय वन जो है उसको बताता जाऊंगा, और जो भी उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है और कैसे कैसे उसको फिलफिल करना है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले आता है नेम। नेम के अंदर तीन चीज़ें आती हैं, फैमिली नेम आ गया, गिवन नेम आ गया और मिडल नेम आ गया। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि यार अपना नाम मैं कैसे लिखूँ। अब जिस तरह मैं अपनी एग्जांपल दूँ, मेरा नाम है मोहम्मद अज़हर सलीम, जिसके अंदर मोहम्मद गिवन नेम है और मिडल नेम मेरा अज़हर है और फैमिली नेम मेरा सलीम है। अब दो तरीके हैं इसको लिखने के, मोहम्मद अज़हर सलीम लिख दूँ या सलीम मोहम्मद अज़हर लिख दूँ। सलीम क्या है, फैमिली नेम, तो कन्फ्यूजन रहती है। लेकिन इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ये आपकी कन्फ्यूजन पैदा होने का सवाल ही नहीं है। क्यों? उन्होंने आपको कैटेगरिकली पूछ लिया है कि फैमिली नेम है तो फैमिली नेम ऊपर लिख दो, फैमिली नेम की जगह फैमिली नेम लिखो, गिवन नेम की स्लॉट दी हुई है वहाँ पे अपना गिवन नेम लिखो, और मिडल नेम में लिखा हुआ है आपका अपना मिडल नेम लिखो। अगर ऐसा नहीं है तो जो नाम आपका पासपोर्ट पे है आप एग्जैक्टली वही लिखिए। पाकिस्तान के अंदर ऐसा चलता है कि फैमिली नेम आपका बाद में चलता है, लेकिन बहुत सारी दुनिया के ममालिक ऐसे जिसमें आपका फैमिली नेम फर्स्ट पहले लिखा जाता है और देन आपका जो आपका मिडल नेम और आपका गिवन नेम होता है वो बाद में लिखा जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। देन हम चलते हैं नेशनैलिटी। नेशनैलिटी आपको मैंने बता दिया, पाकिस्तानी है, जो भी कंट्री से बिलोंग करते हैं वो लिख सकते हैं। सेक्स, आप मेल हैं तो मेल पे क्लिक कर दीजिएगा, अगर फीमेल है तो फीमेल पे। देन एज, जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए की डेट है वो आपने लिखनी है। अब डेट ऑफ बर्थ भी इसके अंदर आ गया, 1994 जिस तरह मेरी एज थी, और उसके बाद देन मंथ आ गया और देन उसका डे आ गया। ये चीज़ होगी। मैरिटल स्टेटस, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड पे क्लिक कर दीजिए। देन इसका आता है पर्सनल एफिलिएशन एंड पोजीशन, यानी आप किस कंपनी से एफिलिएट थे और आप किस पोजीशन पर काम कर रहे थे या काम कर रहे हैं, अगर आप उस वक्त भी उस कंपनी में मुलाजिम हैं। इसमें सबसे पहले आपने क्या लिख दिया, मैंने जिस तरह मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं यहाँ पर आने से पहले एज अ जूनियर इंजीनियर काम कर रहा था बर्कले एसोसिएट्स में, तो मैंने लिख दिया जूनियर इंजीनियर एट बर्कले एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये हो गया। देन उन्होंने पूछा है, अगली ऑप्शन आती है एम्प्लॉयर या यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में तो नहीं मैं काम कर रहा था, मैं तो किसी कंपनी में काम कर रहा था, तो मैंने एम्प्लॉयर की जो थी उस कैटेगरी में लिखा बर्कले एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड। जो भी आपकी कंपनी का नाम है आप वो लिख दीजिएगा। देन पोजीशन या स्टेटस, आपकी क्या पोजीशन थी, तो मेरी जो पोजीशन थी मैंने वो लिख दी, जूनियर इंजीनियर। देन ये चीज़ क्लियर हो गई। ये आगे पर्सनल एफिलिएशन एंड पोजीशन। देन आता है परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस कौन सा एड्रेस होता है, आपका CNIC होगा। CNIC में दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है मौजूदा पता और एक होता है मुस्तकिल पता। यानी मौजूदा पता प्रेजेंट एड्रेस और मुस्तकिल पता परमानेंट एड्रेस। तो ये वो परमानेंट एड्रेस पूछ रहे हैं, जो आपका CNIC पे परमानेंट एड्रेस लिखा है आपने वही लिखना है। अब इसके अंदर भी कुछ लोगों की क्वेरीज आ जाती हैं कि मैं इसको किस तरह लिखूं। लाइक एग्जांपल इसकी आती है डाक खाना। लाइक ये टिपिकल टर्म्स रिलेटेड होती है जो आप गाँव वगैरह में रहते हैं उसमें। तो जो लिखा हुआ है ना आपने एग्जैक्ट वही लिखना है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश नहीं करनी। ठीक है। लाइक एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, पिछले व्लॉग्स में भी एग्जांपल दी गई थी, मैंने वहाँ से भी थोड़ी गाइडेंस ली है। लाइक मच्छर कॉलोनी, तो मच्छर कॉलोनी को आपने जो है ट्रांसलेट नहीं करना, मॉस्किटो कॉलोनी नहीं लिखना, मच्छर कॉलोनी ही लिखना है। ठीक है। तो मतलब ये है कि जो आपका एड्रेस एग्जैक्टली आपके CNIC पे दिया हुआ है आपने डिटो कॉपी कर देना है इसके ऊपर। क्लियर? ओके। देन हम चलते हैं परमानेंट प्रेजेंट मेलिंग एड्रेस, मौजूदा पता। जो आपका मौजूदा पता है जहाँ पे आप रह रहे हैं आपने वो लिखना है। अब ये ना परमानेंट एड्रेस भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन प्रेजेंट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? अगर आपका इंशाल्लाह एडमिशन हो जाता है तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह भिजवाएंगे और उसी एड्रेस पे भिजवाएंगे जो आपने ये लिखा हुआ है। अगर आपने यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दी हुई तो ये तो काम ख़राब हो गया। सो आपने क्या करना है, आपने एग्जैक्ट परमानेंट मेलिंग एड्रेस वो लिखना है जो आपके CNIC पर लिखा हुआ है, जहाँ पर आप रह रहे हैं और जहाँ पर आप जो मेल है वो वसूल कर सकते हैं। देन आ गया टेलीफोन। अब टेलीफोन भी लोगों ने दो दो मोबाइल रखे होते हैं, दो दो नंबर यूज़ कर रहे होते हैं, तीन तीन नंबर यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपने नंबर वो देना है जो वर्किंग कंडीशन में हो, जिसको आप फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकते हो।
क्योंकि अगर आपका कुछ भी डॉक्यूमेंट मिसिंग वगैरह हो आपको कॉल भी आ सकती है। तो अगर आपने ऐसा नंबर दिया हुआ जो आप यूज़ नहीं करते तो आपके लिए तो मसला बन जाएगा। और इसके अंदर भी आता है कि आपने सबसे पहले अपने का कंट्री कोड देना है, देन सिम का कोड दे देंगे और देन आपका नंबर आ जाएगा। और देन ईमेल, ईमेल भी आपने वो वाली ईमेल देनी है जिसको आप फ्रिक्वेंटली देखते हो। ये तो आपको पता होगा कि लाइक कितनी ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है कि लाइक मैंने एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर दिया यार, अभी ईमेल आई, अभी ईमेल आई। अगर आपने ईमेल ही वो वाली दे दी है जिसको आप फ्रिक्वेंटली देखते नहीं हैं तो ये चीज़ ठीक नहीं होगी। तो आपने ईमेल कौन सी देनी है? आपने ईमेल वो वाली ईमेल देनी है जो आप फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकते हो। और फ्रिक्वेंट यूज़ करना तो वो ठीक है, ईमेल भी एक सेंसिबल होनी चाहिए। लाइक प्रिंस राजू @gmail.com और @yahoo.com, ये सेंसिबल नहीं लगता। सेंसिबल ईमेल होनी चाहिए। और कोशिश करें कि इस तरह की ना हो, आपका नेम के साथ हो। और लाइक ये चीज़ है, मतलब ये मैं आपको ये थोड़ा बताना चाह रहा था कि देखने के काबिल हो। ओके। और लाइक इस तरह का ना हो कि बंदा प्रोफेशनल लगना चाहिए। अगर आप स्कॉलरशिप के अप्लाई कर रहे हैं तो हर चीज़ एक प्रोफेशनल तरीके में होती है, ठीक है। देन आता है मेजर फील्ड्स ऑफ इंटरेस्ट इन सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। अगर आप किसी और उसमें प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो वो ऑप्शन आ जाएगी। दो ऑप्शन दी हुई हैं तो आप किस में किस में जो है एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो आपकी जो भी डिज़ायर्ड फील्ड्स होंगी आप इस बारे में लिख सकते हैं। देन डिग्री प्रोग्राम अप्लाइंग फॉर, किस डिग्री प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके अंदर है मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर मैं कर रहा था तो मैंने मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग को टिक कर दिया। और ऑप्शन थी डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग, दो ऑप्शन थी यहाँ पे, तो मैं मास्टर के लिए अप्लाई कर रहा था, मैंने मास्टर को टिक कर दिया। देन अगली जो ऑप्शन आती है वो है एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन स्कॉलरशिप। इसमें दो ऑप्शन दी गई हुई हैं। नंबर 1, अप्लाइंग फॉर एडमिशन विद स्कॉलरशिप्स एडमिनिस्टर्ड बाय डिपार्टमेंट। और दूसरी ऑप्शन थी अप्लाइंग फॉर एडमिशन ओनली। दो चीज़ें आ गई, एडमिशन विद स्कॉलरशिप्स एक ऑप्शन, दूसरी है एडमिशन ओनली। तो मैं स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाह रहा था, मैंने पहली वाली ऑप्शन को क्लिक कर दिया। और अगर ये लिखा हुआ है दूसरी ऑप्शन में फर्दर इसकी कैटेगरी बनाई हुई है, प्लीज़ स्पेसिफाई स्कॉलरशिप ऑब्टेन्ड। अगर आप यहाँ पे एडमिशन में सिर्फ यूनिवर्सिटी में सिर्फ एडमिशन लेना चाह रहे हैं, यानी आपने सेकंड ऑप्शन को क्लिक किया एडमिशन ओनली, देन आपको बताना पड़ेगा कि आपने कोई स्कॉलरशिप लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ। वो अगर आपने लिया हुआ है या आपने अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। ये आ गया। देन आ गया प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में आप बताएंगे उनको। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में क्या आ गया, उन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है लिस्ट स्टार्टिंग विद मोस्ट रीसेंट एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ से एक और चीज़ कन्फ्यूजन दूर हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है, कुछ कहते हैं मुझे रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। तो ये यहाँ पे कन्फ्यूजन इन्होंने ख़त्म कर दी। इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने कह दिया कि जो सबसे लेटेस्ट है वो पहले लिखेंगे और जो उसके बाद आती है जो ओल्ड हो चुकी है उसको उसके बाद, और सोन सोन। देन उन्होंने लिखा हुआ करंट एनुअल इनकम यूएस डॉलर्स में। जो भी आपकी एनुअल इनकम है वो आपने यहाँ पर लिखनी है। अब वो पता भी चल जाएगी, क्रॉस वेरीफाई कैसे होगी, जब आप उनको इनकम ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एनुअल इनकम सेंड करेंगे तो उसके अंदर ये क्रॉस वेरीफाई हो जाएगी। तो इसमें कोई दो नंबरी नहीं चल सकती। बी वेरी फेयर विद देम एंड बी वेरी फेयर विद यू। ओके। देन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को फिल करने के लिए यहाँ पे आता है सबसे पहले एम्प्लॉयर की कैटेगरी आती है, देन पोजीशन आ गया, देन पीरियड, देन फुल टाइम एंड देन नेचर वर्क। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एम्प्लॉयर यानी किस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो आपने वो लिखते हैं एम्प्लॉयर की जगह पर। पोजीशन और टाइटल, आपका ओहदा क्या था, आपका रैंक क्या था वो आप लिखेंगे। पीरियड, कब से लेके कब तक। फ्रॉम एंड टू, और इसमें दोनों ऑप्शन दी हुई हैं। फ्रॉम के अंदर आपने मंथ भी बताना है और ईयर भी बताना है, और सिमिलरली टू, कब से कब तक आपने मंथ भी बताना है और आपने उसका ईयर भी बताना है। ये बता दिया। और उसके बाद कितना फुल टाइम आपका कितना एक्सपीरियंस हो गया। फ्रॉम से लेके टू तक मैंने जिस तरह लिखा 2017, और मंथ मैंने लिखा है अप्रैल, और 2018 अप्रैल, तो मेरा कितना हो गया 1 साल का एक्सपीरियंस, तो मैंने 1 लिख दिया। और देन नेचर ऑफ वर्क, किस किस्म का वर्क था। मैं क्योंकि सिविल इंजीनियर था और मेरी जो फर्म थी वो कंसल्टेंसी फर्म थी, तो मैंने लिख दिया कि उसके अंदर कंडक्शन एंड कंसल्टिंग जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है इसके अंदर, ज़्यादा नहीं देना, नेचर बतानी है।
अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर फर्म में काम कर सकते हैं तो सिंपल कॉन्ट्रैक्टर लिख दीजिए। अगर आप किसी और में फील्ड में काम कर रहे हैं तो जिसका मेन पार्ट है ना, मेन चीज़, मेन नेचर ऑफ वर्क, वो आपने इसके अंदर लिखना है। लंबी चौड़ी इसके अंदर डिटेल नहीं लिखनी है आपने। वो जब आपका एक्सपीरियंस लेटर आएगा तो उसके अंदर ये चीज़ ऑलरेडी जो है वो एक्सप्लेन कर दी जाएगी। देन आप जो है, अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है, आपने 2 साल में एक ही कंपनी में काम किया तो एक आ जाएगा। अगर आपने 2 में किया है तो आप दूसरी भी इंटिटी को फिल कर सकते हैं। अगर 3 में किया है, सो एंड सो ऑन। एट द एंड उन्होंने लिखा है वह टोटल ईयर्स ऑफ फुल टाइम जॉब। क्यों, ये क्यों पूछा हुआ है? ये इसलिए पूछा हुआ है क्योंकि एडीपी स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट क्या है, 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस चाहिए आफ्टर गेटिंग प्रोफेशनल डिग्री। तो यहाँ से अगर आपका 2 साल से कम होगा तो काम ख़राब हो जाएगा, आपके चांसेस ना होने के बराबर समझ लीजिए। अप्लाई करने में खर्च नहीं होता लेकिन मुश्किल है। तो यहाँ पे जितने भी आपने आपके फुल टाइम एक्सपीरियंस आ गया, ऊपर से वो काउंट होगा जो आपने लिस्ट बनाई है और डिफरेंट कंपनीज़ की आपने बनाई है। और देन आपका फुल टाइम एक्सपीरियंस की जो स्लॉट थी उसके अंदर आपने उसका लिखते गए नंबर ऑफ़ ईयर्स एक्सपीरियंस, और एट द एंड उसको समराइज़ कर लिया, उसको जमा कर लिया और आपने यहाँ पे लिख दिया ये चीज़। आप देन आता है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड। एजुकेशनल बैकग्राउंड यानी आपने कहाँ से तालीम हासिल की और किस यूनिवर्सिटी से आ गया, का क्या जीपीए था, वो सारा कुछ आ गया, आपने कौन सी डिग्री हासिल की। सबसे पहले इन्होंने लिखा हुआ है बैचलर डिग्री। इसमें इंटरमीडिएट हो गया या मास्टर्स, और इंटरमीडिएट हो गया या मैट्रिक हो गया, यानी इसको मैट्रिक को कह लें, ओ लेवल्स कह लें, और इंटरमीडिएट को ए लेवल्स कह लें। उसकी डिटेल नहीं पूछी हुई इनके अंदर। वो एक और फॉर्म आएगा उसके अंदर उन्होंने पूछा हुआ है, लेकिन आपको कोई प्रूफ नहीं देना है सच। वो मैं आपको बताऊंगा जब उसकी बारी आएगी। बैचलर डिग्री सबसे पहले आते हैं, पहली ऑप्शन ये है। इसके अंदर आगे बैचलर डिग्री, आपकी डिग्री का नाम क्या है, ये आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर पहली दूसरी लाइन के अंदर लाजमी लिखा होता है। जबकि जैसे कि मैं बताता हूँ, मैंने बैचलर किया था सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, तो BSCE मैंने कहाँ से उठाया, ये मेरी ट्रांसक्रिप्ट के अंदर ये लिखा हुआ था, वो आ गया। देन आपका मेजर क्या था, मेजर मेरा सिविल इंजीनियरिंग था, सिविल इंजीनियरिंग BSCE, और वहाँ से पता चल गया सिविल इंजीनियरिंग का मैंने लिख दिया। यूनिवर्सिटी, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी होगी आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है। यूनिवर्सिटी का नाम जिस तरह अगर मैं बताऊँ, नस थी मेरी यूनिवर्सिटी, तो खाली नस नहीं लिखना, पूरा लिखना है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। या जिस तरह यूईटी है तो यूनिवर्सिटी यूईटी नहीं लिख देना, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पूरा लिखना है। इसमें आपने कुछ चीज़ एज्यूम नहीं करनी कि उनको पता है। आप ये समझिए उनको कुछ नहीं पता और आपको पूरा, आप उनको ना गाइड कर रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। और जब भी आप अपने बारे में किसी को बताते हैं, अधूरा नहीं बताते, पूरा बताते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ करनी है। देन लोकेशन, किसी कहाँ पे वो वाक़ है। मेरी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में वाक़ थी तो मैंने इस्लामाबाद लिख दिया और साथ कोमा डाल के पाकिस्तान लिख दिया। और यूटी है या कोई और यूनिवर्सिटी है तो वो जहाँ जहाँ पे वाक़ हैं वो आप लिख सकते हैं। देन पीरियड, कब से कब तक आप यूनिवर्सिटी में रहे। तो मैंने जिस तरह 4 साल का एक्सपीरियंस, 4 साल की डिग्री हासिल की थी, तो वो मैंने लिख दिया उसका फ्रॉम से लेके टू, फ्रॉम के अंदर आ गया। अब ये पता किससे चलेगा कि कहाँ से लिखना है। तो जिस दिन आपका ट्रांसक्रिप्ट के अंदर पहला दिन होगा ना, वो आपका कोर्स स्टार्ट होगा, पहला सेमेस्टर स्टार्ट होगा, तो वो डेट और वो मंथ और वो ईयर आप इसके अंदर लिखेंगे। और टू, टू कब तक, जिस दिन आपके सेमेस्टर का आखिरी डे होगा आपने वो लिखना है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मुझे एक केस पता है, मेरी एप्लीकेशन के साथ एक और एप्लीकेशन कंपीट कर रही थी। एक्सपीरियंस हमारा दोनों का सेम था, 2 साल का, लेकिन लिखने में गलती हो गई। साथ वाली एप्लीकेशन फॉर्म जो मेरे मद्दे मुकाबिल थी, उसमें क्या किया गया, उसके अंदर उन्होंने डेट आखिरी, जब सेमेस्टर का आखिरी दिन था वो नहीं लिखा। उन्होंने लिखा जब वो उनको डिग्री मिली। जब उनको डिग्री मिली, डिग्री तो साल बाद मिल भी सकती है, वो डिपेंड करता है आपके कन्वोकेशन पे। डिग्री आपको साल बाद मिली है, ग्रेजुएट आप साल पहले हो चुके हैं। तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इन्होंने वो लिखा हुआ है कि कब आप ग्रेजुएट हुए, वो नहीं है। जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट के अंदर आखिरी सेमेस्टर का आखिरी दिन लिखा हुआ है, एक ड्यूरेशन लिखा होता है ना, तो ड्यूरेशन जो आखिरी होगा फ्रॉम टू टू, जो टू होगा वो आपने इसके अंदर लिख देना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जिस तरह अपना केस बताया
कि मेरे साथ एक और एप्लीकेशन भी थी, दोनों का एक्सपीरियंस अच्छा था, बल्कि मेरा जीपीए कम था, उनका जीपीए ज़्यादा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एडमिशन मिल गया। उनको नुकसान क्या हुआ, उन्होंने यहाँ पर गलती कर दी, एक छोटी सी गलती। एक्सपीरियंस भी पूरा, सब कुछ अच्छा, जीपीए भी अच्छा, हर चीज़ अच्छी, लेकिन किस्मत में मेरा लिखा हुआ था, मैंने ये चीज़ फॉलो की, उन्होंने वो चीज़ फॉलो की, और ये चीज़ ठीक होगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का। देन आ गया क्लास रैंक। आपका रैंक क्या था क्लास में। अक्सर ये चीज़ आती है कि रैंक नहीं लिखा होता, ना ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर, ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर तो खैर हो नहीं सकता, और जब आपको डिग्री मिलती है तो उसके अंदर भी ये नहीं लिखा होता। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कीजिए, अपनी यूनिवर्सिटी को दीजिए, उनको बताइए कि मैं बाहर अप्लाई करना चाह रहा हूँ और उनकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे मेरा जो है वो क्लास रैंक बताया जाए, तो वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं, आपको बता देते हैं। आप उसका एक सर्टिफिकेट भी दे देते हैं, सर्टिफिकेट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो आपको अगर ईमेल कन्वर्सेशन हो रही है तो ईमेल के अंदर आपको रैंक बता देंगे, वो भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेट मिल जाए ना तो वो ज़्यादा चीज़ अच्छी है। देन उसमें आपको बताना है क्लास रैंक, जब आपको बताएंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी पूछने हैं, यानी कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है और उसमें मेरा रैंक क्या था। मेरे केस में जिस तरह 150 स्टूडेंट्स है तो मैंने टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 150 लिख दिए, और जो मेरा क्लास का रैंक था वो बता दिया। क्योंकि 50 बच्चे हों और आपका रैंक उसमें 49 हो, और एक में 150 बच्चे हों और आपका 49 हो, फ़र्क है ना। तो जब आपने एप्लीकेशन देनी है तो उसके अंदर आपने दो चीज़ें पूछनी है। आपने पूछना है कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपके बैच के कितने थे, और आप में और आपका रैंक क्या था, ये आ गया। देन आपका बता देंगे ग्रेड आर जीपीए। आपने ये चीज़ बतानी है, आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर भी लिखा होगा, जो आपका सीजीपीए होता है ना एट द एंड, फाइनल सेमेस्टर के बाद जो आपका सीजीपीए होता है वो आपने यहाँ पे लिखना है। और अगर आपका सीजीपीए में नहीं है, आपका परसेंटेज में नहीं, परसेंटेज में है और ग्रेड्स में है, तो आप ग्रेड भी यहाँ लिखेंगे, क्योंकि ऑप्शन दिए इन्होंने ने ग्रेड आर जीपीए। आप जीपीए लिखते हैं वो भी ठीक है, अगर आप ग्रेड लिखते हैं वो भी ठीक है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अवार्ड्स, ऑनर, स्कॉलरशिप्स रिसीव्ड। ये थोड़ा सा आपको स्टैंड आउट करती है बाकी एप्लीकेट से। सीजीपीए भी मैटर करता है, लोग कहते नहीं करता, लेकिन किसी हद तक करता है। इस बारे में मैं आपको बताता चलूँ। यूजुअली हम ये समझते हैं कि अगर मेरा जीपीए 3.5 से ऊपर, 3.5 है, 3.5 से ऊपर है तो मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा, या 3 से ऊपर है तो मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर 3 से नीचे है तो मेरा चांस तो नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे जब ये केस पता चला, उससे पहले तक मैं भी ये समझता था कि हाई जीपीए होगा तो ही एडमिशन होगा स्कॉलरशिप पे, वरना नहीं होना। पर ऐसा नहीं है। मैं एक ऐसे बंदे को भी जानता हूँ, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, कॉन्फिडेंशियल रखूँगा। उनका जीपीए 2.7 है और उनका एडमिशन हो गया एडीपी स्कॉलरशिप पे। हैरानगी वाली बात है ना। सो आपने करना क्या है, आपने परेशान नहीं होना, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें, अपनी मेहनत को जारी रखें, और इंशाल्लाह अल्लाह आपको इसका बेटर रिजल्ट देगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं बात आपको बता रहा था, अवार्ड्स, ऑनर एंड स्कॉलरशिप रिसीव्ड। अगर आपने कोई अवार्ड लिया हुआ है वो आपको बता दें। अगर आपका कोई ऑनर है, अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे होता है कि आपको अच्छा जीपीए लेने पे आपको स्कॉलरशिप मिलता है। जो हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा था कि अगर आप 3.5 से अबव जीपीए लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। वो आप लाजमी इसके अंदर लिखिए, आपको स्कॉलरशिप मिल क्यों रहा था, आपका अच्छा जीपीए था और उस बेस पे आपको जो है वो स्कॉलरशिप मिला, वो लिख सकते हैं। और अगर आपको कोई और भी स्कॉलरशिप मिला हुआ है, क्योंकि स्कॉलरशिप इतनी आसानी से नहीं मिलता, कुछ ना कुछ आपके अंदर होता है तो आपको मिलता है ना, वो लाजमी इसके अंदर आपने लिखना है। और भी आपकी कोई भी अचीवमेंट है वो आप इसके अंदर लाजमी लिखिए। ये आपको मैंने बता दिया। एजुकेशनल बैकग्राउंड में सबसे पहले कैटेगरी आती बैचलर डिग्री की, वो मैंने आपको बता दी। देन आते हैं मास्टर डिग्री। अगर आपने मास्टर किया हुआ तो वो भी सेम डिटेल जो आपकी बैचलर डिग्री में जो जो चीज़ें थी कि आपकी डिग्री का नाम बताएं, आपका मेजर बताएं, अपनी यूनिवर्सिटी बताएं, क्लास रैंक और सोन चीज़ें, वो सारी चीज़ें मास्टर के लिए भी पूछी गई हैं। और अगर आपने कोई और स्पेशलाइजेशन की हुई है तो उसकी भी यहाँ पे बनी हुई कैटेगरी, आप उसके अंदर वो चीज़ भी लिख सकते हैं। देन आती है रेट योर प्रोफिशेंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज। आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है कैसी। अब चार चीज़ें होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी के अंदर: रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग।
अब हर रीडिंग आ गई तो इसमें 4 कैटेगरीज उन्होंने बनाई हैं, पुअर, एवरेज, गुड और एक्सीलेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मेरे तो सारे ही एक्सीलेंट हैं। आर यू रियली श्योर कि ऐसा ही है? अपने आप को ओवर एस्टिमेट नहीं कीजिएगा, ना अंडर एस्टिमेट कीजिएगा, बी वेरी रियलिस्टिक। हाँ, थोड़ा बहुत अप डाउन ठीक है, लेकिन अगर आप सारे ही कह दें मेरी रीडिंग भी एक्सीलेंट है, मेरी राइटिंग भी एक्सीलेंट है, मेरी स्पीकिंग भी एक्सीलेंट है, मेरी लिसनिंग भी एक्सीलेंट है, और आपने आइल्स भी दिया हुआ है, और आइल्स में आपका आ गया 5.5, 5.5 या 6, एक्सीलेंट वाली बात तो ना हुई। किसी ना किसी तरीके से ना ये चीज़ें क्रॉस वेरीफाई हो रही होती हैं, तो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख कर आपने इसको फिल करना है। और जिस तरह मैंने आपको रीडिंग का बताया, इस तरह राइटिंग के ऑप्शंस भी हैं, स्पीकिंग भी है, दैन लिसनिंग भी। और मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, अक्सर ऐसे होता है कि रीडिंग और स्पीकिंग के अंदर आपके मार्क्स है ना ज़रा ज़्यादा आ जाते हैं, तो हाँ, आप इसमें एक्सीलेंट भी टिक कर सकते हैं, लेकिन सारे एक्सीलेंट भी ठीक नहीं है, ताकि 4 है ना उसमें से 2 में कर दें। 3 में भी ठीक है, लेकिन मैं प्रेफर ये कहूँगा कि 2 में करें। अगर आपका आइल्स का बैंड अगर आपका 8.5 है तो वाई नॉट गो फॉर एक्सीलेंट फॉर ऑल 4 ऑप्शंस। क्लियर? देन हम चलते हैं, अगर आप जिस तरह मैंने आपको बताया कि इंग्लिश प्रोफिशेंसी के लिए आपको 3 चॉइसेस दी गई हैं, टॉफल, आइल्स और इक्विवेलेंट का आपको मैंने बताया था। इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इन्होंने जो ऑप्शन अभी जो मुझसे पूछा हुआ है, वो पूछा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश प्रोफिशेंसी, टॉफल, आइल्स और इक्विवेलेंट। टॉफल, अगर आपने टॉफल किया हुआ है आप टिक कर देंगे, क्या स्कोर आया आप स्कोर लिख देंगे, और किस दिन को किया वो जब आपको सर्टिफिकेट मिलता है उसके अंदर लिखा होता है वो आप इसके अंदर मेंशन करेंगे। सिमिलरली जिस तरह टॉफल के लिए चीज़ें पूछी हुई हैं उस तरह आइल्स के लिए भी पूछी हुई हैं। मैंने आइल्स दिया था, मैंने अपना आइल्स का स्कोर लिखा, और जिस दिन को मैंने दिया था वो मैंने लिख दिया। और अक्सर ये कन्फ्यूजन आती है कि मैं कौन सी डेट इसके अंदर लिखूं। लाइक स्पीकिंग का टेस्ट अक्सर पहले हो जाता है, ये बाद में होता है, और बाकी जो भी 3 मॉड्यूल है, रीडिंग आ गया, राइटिंग आ गया और लिसनिंग आ गया, उसका बाद में होता है। तो आपने परेशान नहीं होना, जो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होगा इस दिन को दिया आपने वो चीज़ लिखनी है। ओके, देन आता है अदर कमेंट्स। अदर कमेंट्स में आ गया इंटरेस्ट, अचीवमेंट्स, स्किल्स, पब्लिकेशंस विच माइट बी इम्पॉर्टेंट टू योर एप्लीकेशन। मैं ये कहूँगा विच आर इम्पॉर्टेंट टू योर एप्लीकेशन। जो भी आपके कंपटीटर आते हैं, जीपीए भी उनका होगा, और बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स भी होंगी, यहाँ पर पता चलेगा कि किसको जो है वो स्कॉलरशिप मिल जाना है और किसका जो है वो रिजेक्ट हो जाना। बहुत सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं, ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है। अच्छा, इसके अंदर इंटरेस्ट, आपके क्या इंटरेस्ट हैं? ये नहीं है कि आई वुड लाइक टू प्ले हॉकी, आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई वुड लाइक टू वॉच मूवीज़ एंड स्टफ लाइक दैट। नहीं, ये यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं पूछा हुआ इंटरेस्ट के अंदर। इंटरेस्ट के अंदर क्या पूछा हुआ है? रिसर्च इंटरेस्ट। आप किस बारे में इंटरेस्ट रखते हैं, किस तरह का आप रिसर्च करना चाहते हैं। अगर आपने कोई इंटरेस्ट, आपका कोई रिसर्च की हुई है, वो आप इसके अंदर लाजमी लिखिए। जो कि हमारा अक्सर ऐसे होता है कि बैचलर के अंदर हमने जो है वो प्रोजेक्ट किया होता है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। आपकी कोई अचीवमेंट्स हैं, आपका कोई आपके रिजल्ट्स आए फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में या आपके टर्म प्रोजेक्ट में, और आपने उसको जो है वो पब्लिश कर दिया, वो आप उसके अंदर लिख सकते हैं। अगर आपको कोई अवार्ड मिला हुआ है आप वो उसके अंदर लिख सकते हैं। और स्किल्स, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक स्किल्स हैं, आपने कोई कंप्यूटर स्किल्स हासिल की हुई हैं, कोई सॉफ्टवेयर आपने अपनी फील्ड के अंदर जो यूज़ होता है वो आपने सीखा हुआ है, वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। अगर आपने कोई शॉर्ट कोर्सेज़ किए हुए हैं वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। और जैसा कि आजकल बहुत सारे लोग जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज़ करते हैं, कोर्सिया और डिफरेंट जो वेबसाइट हैं, वो आप इसके अंदर लाजमी लिख सकते हैं। अब लिखना कौन सा है, कर तो इंसान काफ़ी लेता है, और किसी हद तक हमें अपनी फील्ड के बारे में पता होता है, लेकिन हमने नैरो डाउन नहीं किया होता, थोड़ा सा ना वाइडर रेंज के अंदर ने रखा होता है। तो आपने इसके अंदर वो लिखने हैं जिस फील्ड के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं उससे मैच करने चाहिए, उससे रिलेटेड होने चाहिए, तभी ये आपकी जो एप्लीकेशन है उसको ये मजबूत करेगा और स्ट्रेंथन करेगा। ये चीज़ आ गई। और इसमें कोशिश करें
कि लाइक थोड़ा सा ना डिफ्रेंशिएट हो, ये नहीं कि लाइक इंटरेस्ट कोमा और इंटरेस्ट लिखा साथ कोमा डाल दिया, फिर अचीवमेंट कोमा, स्किल्स कोमा, पब्लिकेशन कोमा। तो ये इस तरह रैंडम नहीं होना चाहिए। अगर उन्हें इंटरेस्ट पहले लिखा तो इंटरेस्ट पहले, देन अचीवमेंट्स, देन स्किल, देन पब्लिकेशंस, और लाइक इसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 करके इस तरह आप उसको लिख सकते हैं, ताकि पढ़ने में भी जो है वो आसानी हो और सेंसिबल लगे, अच्छा लगे, प्रेजेंटेबल हो। देन आ गया जी लिस्ट अदर यूनिवर्सिटीज और ग्रेजुएट स्कूल्स इन जापान और अदर कंट्रीज दैट यू आर आल्सो अप्लाइंग टू। अब ये बड़ा ट्रिकी सवाल है कि भाई मैंने अप्लाई तो कहीं और भी किया हुआ है, मैं बताऊं कि ना बताऊं। इस बारे में मैं आपको कोई गाइडेंस नहीं दे सकता, अपना केस मैं बताऊंगा। मैंने यूनिवर्सिटीज़ में और भी अप्लाई किया हुआ था, मैंने एक आधी यूनिवर्सिटी का नाम भी इसके अंदर लिखा, और क्यों लिखा इसका मुझे भी नहीं पता। लाइक मैंने लिखा कि जैसे मैंने आपको बताया कि आई वांट टू बी, हाँ जैसा कि मैंने आपको बताया कि यू शुड बी फेयर विद यू एंड यू शुड बी फेयर विद द यूनिवर्सिटी, सो आई वांटेड टू बी फेयर विद मी, दैट्स वाई मैंने ये लिखा। आप लिख भी सकते हैं, आप नहीं भी लिख सकते, वो आपकी मर्ज़ी है। देन आ गया जी इसका नेम 2 पर्सनस हु कैन गिव अस क्रिटिकल इवेलुएशन ऑफ योर क्वालिफिकेशंस। मतलब ये पूछ रहा है कि 2 बंदों के नाम दें ये जो आपको रेकमेंड करें, जो आपके बारे में बता सकें। तो 2 ऑप्शंस थी, 2 ऑप्शंस में आप अपना नाम लिख देंगे, जो भी आपके जिससे आपने रिकमेंडेशन लेटर लेना है। और जब इसकी कैटेगरी आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि किससे लेना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए वो सारा। और देन उसमें आता है आपने प्लेज साइन आपने एंटर करना होता है, अपनी एप्लीकेशन को जो है ना वो साइन करना होता है। इसमें आप अपना नाम लिख देंगे, नाम वही जिस तरह आपको आपने ऊपर लिखा है अपनी पर्सनल डिटेल्स में। दैन इसके अंदर आपने अपने साइन कर देने हैं और डेट वगैरह लिख देनी है। और सिग्नेचर में यहाँ पे था कि आप ना डिजिटल सिग्नेचर कीजिए। ये एक बड़ी अजीब सी चीज़ लगी, क्योंकि हम तो ऐसे ही ना बस साइन किया और दैट्स ऑल। तो ये एक आप इंटरनेट पे जब सर्च करेंगे हाउ टू मेक डिजिटल सिग्नेचर तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। और जैसे ही अगर वहाँ पे आप अपने सिग्नेचर बना लेते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो जब इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपके सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएंगे। वो भी आप कर सकते हैं, बड़ा इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको ना समझ आए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, तो उसके बारे में भी आपको जो है ना वो डिटेल में गाइडेंस मिल जाएगी। ये आ गया फॉर्म ए, जो भी अभी आपको मैंने बताया है एप्लीकेशन फॉर्म्स के अंदर, ये फॉर्म ए कंप्लीट। देन आते हैं फॉर्म बी के ऊपर। फॉर्म बी के अंदर है क्या? फॉर्म बी के अंदर है लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस। जो भी ऊपर आपने 2 बंदों के नाम दिए हुए हैं, उन 2 बंदों से आपने साइन करवाने अपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अब लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है उसमें भी काफ़ी सवालात होते हैं, वो ये एक सेपरेट डोमेन है, मैं थोड़ा सा इसको कवर करूँगा। और आई थिंक सो इस चैनल के ऊपर व्लॉग्स भी बने पड़े होंगे, अगर नहीं है तो आने वाले फ्यूचर में जो है ये आपको मिल जाएंगे। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एक होता है कि आप खुद लिखें और अपने सुपरवाइज़र से साइन करवा लें। एक होता है कि आपका अपना सुपरवाइज़र अपने बिहाफ पे सब कुछ लिखे और साइन कर दे। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, वो कहते हैं कि आप जो है वो लेटर जो है वो लिख लीजिए, मैं साइन कर दूँगा। तो वो सेपरेट केस है, और जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी वालों ने पूछा वो सेपरेट केस है। यहाँ पर ऑप्शंस ही इस किस्म की दी हुई हैं कि आपको जो है ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो मैं जब गाइड करूँगा आपको बताता हूँ। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखा हुआ है कि आपने करना क्या है, 2 बंदों के आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए। आप क्या करें, आप पहली जो स्टार्ट दी है उसमें लिखा हुआ है नेम ऑफ़ एप्लीकेंट, जो भी आपका नाम है वो आप लिखेंगे, और देन नेशनैलिटी पाकिस्तानी, दैट्स ऑल। आपने ये कर लिया, इसके बाद आपने इसकी 2 प्रिंट ले लिए, ठीक है। अब आपने प्रिंट ले लिए, आपने क्या करना है, आपने जो है सुपरवाइज़र या जिससे आप रिकमेंडेशन लेना चाह रहे हैं उसके पास जाएंगे और उसको कहेंगे कि ये फ़िल कर दे। और उसके अंदर भी लंबी चौड़ी लिखने की उसकी ज़रूरत नहीं होती कि ये बंदा कैसा है, ये है वो है। उन्होंने स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे हुए, सिंपल आपने उनके जवाब देने, दैट्स ऑल। अपने माइंड से कुछ लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। और सुपरवाइज़र के लिए ये उन्होंने गाइडेंस दी हुई है कि आप इसको फिल कीजिए और इसको एक एनवेलप लें, A4 का एनवेलप मिलता है, उसके अंदर डालें
मतलब इसके अंदर जब आप फिल करेंगे अपने साइन और स्टम्प करके उसके अंदर एनवलप के अंदर डालें, और जहाँ पर वो बंद होता है वहाँ पर अपनी सील लगाएं। सील लगाने का मकसद ये है कि ये कोई और ना पढ़े, इवन स्टूडेंट भी ना पढ़ सके, क्योंकि सील जब लगी होती है तो वो जब उसको ओपन करेंगे तो दोबारा लगाएंगे तो वो चीज़ नहीं बनेगी। तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी को जो है वो करने के लिए है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या क्या आता है, इसमें सबसे पहले आता है नेम ऑफ रेकमेंडर। जो भी आप जिससे रिकमेंडेशन ले रहे हैं आप उसका नाम लिखेंगे। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करते हुए आपको बताता हूँ कि आप रिकमेंडेशन लेटर किससे ले सकते हैं। बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि रिकमेंडेशन लेटर इससे लो, ऐसे लो, ये लिखो, वो लिखो। मैं आपको सिर्फ अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगा। मेरे हिसाब से जितना मैंने इस चीज़ पर वर्कआउट किया था जब मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा था, मैंने जो गाइडेंस ली डिफरेंट फॉरम से, उसका जो कटा चटा है, जो समरी है, वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। आप कोशिश कीजिए अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपने जो इमीडिएट आपका प्रोफेसर है, यानी जब आपने अंडर ग्रेजुएट किया आपका फाइनल ईयर का कोई प्रोफेसर होगा, सुपरवाइज़र होगा, आप उससे लीजिए, क्योंकि वो आपको बेटर जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है और आपको बेटर रैंक कर सकता है। आप उससे ले लीजिए। अगर वो अवेलेबल नहीं है आप अपने यूनिवर्सिटी के डीन से ले लीजिए, अपनी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन से ले लीजिए, या अपने डिपार्टमेंट के किसी भी प्रोफेसर से ले लीजिए जो आपकी फील्ड से ताल्लुक़ रखता हो। एक चीज़ इसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा। अक्सर ऐसे होता है कि आपने बैचलर किया, आपका जो फाइनल ईयर का जो सुपरवाइज़र था उसने यूनिवर्सिटी चेंज कर ली। अब मैं क्या करूँ? अब उस प्रोफेसर को कहूँ कि वो मुझे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे। इसमें भी एम्बिग्युइटी आती है। कुछ लोग इसको रेकमेंड करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। यह आपकी पर्सनल चॉइस पर है। फॉर मी अगर मैं कहूँ तो उस सुपरवाइज़र से ही लेना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी उस मैटर नहीं करती। जब आप अंडर ग्रेजुएट कर रहे थे वो आपकी यूनिवर्सिटी का हिस्सा थे, ये चीज़। अच्छा, नेम ऑफ रिकमेंडर लिख दिया आपने, जो भी है वो खुद लिखेंगे, आपने नहीं लिखना, सॉरी। एंड देन उसका आ गया पोजीशन है, टाइटल, जो उनका ओहदा है। अगर वो चेयरमैन है तो चेयरमैन आ जाएगा, डीन है तो डीन आ जाएगा, और शायद मतलब जो भी उनका टाइटल है वो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, वो लिख लेंगे। देन उनकी ऑर्गेनाइजेशन में आता है कि यूनिवर्सिटी का पूरा नाम वो। देन एड्रेस में आ जाएगा, यूनिवर्सिटी का ही एड्रेस आएगा, उनके घर का एड्रेस नहीं आएगा। देन आ गया जी ईमेल, उनकी जो ईमेल है वो आ गई। देन उनका टेलीफोन वही जो वर्किंग टेलीफोन है वो लिखेंगे उसके अंदर, और अगर यूनिवर्सिटी में तो एक्सटेंशन मिलती है तो एक्सटेंशन भी उसके अंदर लिख सकते हैं। और देन इसमें पूछा गया हाउ लॉन्ग, ईयर कोमा मंथ्स, हैव यू नोन द एप्लीकेंट। अब कितने अरसे से इस एप्लीकेंट को जानते हैं? अगर आपने बैचलर किया है तो मोस्ट प्रॉबेबली वो आपको 4 साल के लिख देंगे कि 4 साल मैं इस बंदे को जानता हूँ, या 3 साल, या जो भी है, ये आ गया। देन अंडर विच सर्कमस्टांसिस हैव यू नोन द एप्लीकेंट, मतलब किस सर्कमस्टांसिस में आप इस बंदे को जानते हैं। ये आपका स्टूडेंट था, आपका कोलीग था, क्या था ये? आपने अगर बैचलर किया है तो अंडर ग्रेड में ऑब्वियसली उनके स्टूडेंट होंगे, उनके कोलीग थोड़ी होंगे, तो वो इसके अंदर आ जाएगा, वो लिख देंगे स्टूडेंट। सिंपल, और कुछ लिखने की लंबी चौड़ी लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक तो 2-3 लफ्ज़ लिखने तो ओके है, लेकिन मैंने जो लिखवाया था सिंपल स्टूडेंट था। एंड हाउ ऑफन हैव यू ऑब्जर्व्ड हिम और हर। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, डेली, वीकली, मंथली, रेयरली। रेयरली वाला चक्कर तो नहीं हो सकेगा, क्योंकि रेयरली होगा तो वो आपको बंदा अच्छी तरीके से नहीं जानता। इसके अंदर जो प्रेफरेबल है वो है या तो डेली कर दें या वीकली कर दें, ये ज़्यादा बेटर है। वीकली भी अच्छा है, डेली बल्कि ज़्यादा सबसे अच्छा है। और देन इसमें आता है इन कंपैरिजन विद अदर स्टूडेंट्स इन सेम फील्ड, हाउ वुड यू रेट द एप्लीकेंट्स ओवरऑल स्कॉलिस्टिक एबिलिटी। अब इसमें काफ़ी ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं ऑप्शंस को पढ़ता हूँ और आपको बताऊँगा कि कौन सा सही लगता है, रियलिस्टिक लगता है। करने को तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लिखवा दें, और अगर आप ना हो तो वो आपके यहाँ पे है, तो अगर आपको लिखवा भी दें, आपके जो एकेडमिक रिकॉर्ड से उससे पता चल जाता है कि कितनी सच्चाई है इसके अंदर। अच्छा, मैं ऑप्शंस पढ़ता हूँ। ट्रूली एक्सेप्शनल, यानी उसमें लिखा हुआ है कि वन ऑफ द बेस्ट यू हैव नोन, यानी आप एक्सेप्शनल हो, आप जैसा कोई नहीं है। रियली मैं
इस ऑप्शन को अपने लिए भी सही नहीं समझता, और ना बेशक अगर आपका 4/4 जीपीए भी हो, तो ये टर्म पे क्लिक करने का मकसद है कि लाइक बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल आइंस्टाइन हो, मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगा। दूसरी ऑप्शन आउटस्टैंडिंग टॉप 5, वाई नॉट। अगर आपका जीपीए अच्छा है, आपकी एप्लीकेशन को ये सपोर्ट कर रही है ये ऑप्शन, गो फॉर इट। या एक्सीलेंट की ऑप्शन इन्होंने दी हुई है कि टॉप 10 के अंदर आप आते हैं तो एक्सीलेंट पे आ गया, आउटस्टैंडिंग जो था वो टॉप 5 के अंदर आ गया। तो ये दोनों ऑप्शंस बेहतर हैं, आउटस्टैंडिंग भी अच्छा है और एक्सीलेंट भी अच्छा है। अब तीसरा आता है गुड, स्ट्रॉन्ग एबिलिटी बट नॉट इन टॉप 10। ये थोड़ी सी ना आपकी एप्लीकेशन थोड़ा सा डाउन कर देती है। तो प्रेफरेबल क्या है, आउटस्टैंडिंग मतलब टॉप 5 और एक्सीलेंट मतलब टॉप 10। देन ऑप्शन फर्दर हैं एवरेज, जिसमें आता है अपर 50, बिलो एवरेज यानी लोअर 50 बट रेकमेंडेड, और आखिरी ऑप्शन आती है नॉट रेकमेंडेड। अब ऑब्वियसली उस बंदे से तो नहीं ना साइन करवाएंगे ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो आपको रेकमेंड ही ना करे। इतना तो इंसान को अंदाज़ा हो जाता है कि मुझे रेकमेंड करेगा भी कि नहीं करेगा। देन उन्होंने एक और चीज़ लिखी हुई है कि सुपर गिफ्टेड इंडिविजुअल्स मे गेट मीडियोकर स्कॉलिस्टिक रिकॉर्ड्स। इन योर ओपिनियन इज़ द एप्लीकेंट स्कॉलिस्टिक रिकॉर्ड एन एक्यूरेट इंडेक्स ऑफ हिज हर स्कॉलिस्टिक एबिलिटी। इसमें 3 ऑप्शन दी हुई हैं, येस, नो, डोंट नो। इसमें मोस्ट प्रोबेबली येस करते हैं, और होना भी ये चाहिए। और इन्होंने लिखा है कि अगर आपने नो किया है तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए ब्रीफली। देन मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, इसमें आता है इवेलुएट द एप्लीकेंट्स एबिलिटी टू वर्क विद अदर, यानी दूसरे बंदों के साथ काम भी कर सकता है या सिर्फ इसको जो टास्क मिले वो खुद अचीव करता है, दूसरे लोगों के साथ उनकी हेल्प नहीं करता, यानी ये टीम वर्क इसमें कैसा है वो चीज़ इसमें देखी जाती है। इसमें 3 ऑप्शन हैं, आउटस्टैंडिंग, गुड, एवरेज, पुअर। गो फॉर आउटस्टैंडिंग और गुड। आउटस्टैंडिंग अच्छा है, इसमें अगर आउटस्टैंडिंग करते हैं तो ये चीज़ अच्छी है, आप कर सकते हैं। देन इवेलुएट द एप्लीकेंट्स इंग्लिश प्रोफिशेंसी। 2 चीज़ों में बारे में पूछा हुआ है, राइटिंग और स्पीकिंग। लिसनिंग और रीडिंग के बारे में नहीं पूछा हुआ है। वहाँ पे जो पिछले में जब हम फॉर्म ए में डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे 4 ऑप्शन थी, राइटिंग था, स्पीकिंग था, लिसनिंग और रीडिंग। यहाँ पे सिर्फ 2 है, अपने सुपरवाइज़र से ही पूछी जा रही है जिससे आप रिकमेंडेशन लेटर ले रहे हैं। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, आउटस्टैंडिंग, गुड, एवरेज और पुअर। और इसमें अगर आउटस्टैंडिंग कर दें या गुड कर दें तो ठीक है। मतलब स्पीकिंग में अगर आपका बैंड थोड़ा सा आइल्स का कम है, या आपने टॉफिल दिया थोड़ा सा बैंड कम है या नंबर कम है उसके, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के अंदर तो खैर ये चीज़ नहीं लिखी जाती, तो भी रियलिस्टिक। आउटस्टैंडिंग भी ठीक है, गुड भी ठीक है, लेकिन एवरेज और पुअर वो थोड़ा सा ना सही नहीं जाता, वो नेगेटिव सेंस में चले जाता है। ये दोनों पॉजिटिव सेंस में, आउटस्टैंडिंग भी गुड भी। ये राइटिंग के लिए भी आपने कर दिया, स्पीकिंग के लिए भी कर दिया। देन लास्ट, योर ओवरऑल इवेल्युएशन ऑफ द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट की ओवरऑल इवेल्युएशन कैसी है। 4 ऑप्शन हैं, स्ट्रांगली रिकमेंड, आप इसको स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं, रिकमेंडेड, रिकमेंडेड विद रिजर्वेशन, नॉट रिकमेंडेड। तो ऑब्वियसली स्ट्रांगली रिकमेंडेड यही होना चाहिए। और आखिर में इन्होंने पूछा हुआ है कि एडिशनल कमेंट्स इफ एनी, अगर कोई भी आपके कमेंट्स हैं तो इस जो है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इसकी बैक साइड पे आप लिख सकते हैं। देन वो अपना सिग्नेचर करेंगे और उस दिन की तारीख डाल देंगे। A4 का एनवेलप लेंगे, उसके अंदर डालेंगे, उसको सील कर देंगे और दैट्स ऑल। उस पर अपनी सील लगाएंगे जो स्टाम्प होती है वो। और सिमिलरली आपने 2 जो है वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखवा लीजिए। मैं अपनी पर्सनल आपके साथ स्टोरी शेयर करूँगा। मैंने यहाँ पर जब लेटर ऑफ रिकमेंडेशन साइन करवाए थे तो मैंने अपने जो डीन थे उनसे साइन करवा ली थी। वो मेरे डीन भी थे और मेरे अंडर ग्रेजुएट के सुपरवाइज़र भी थे। एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मैंने उनका कर लिया था, और एक जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन था वो मैंने अपने कंपनी में चीफ़ इंजीनियर थे उनसे करवाया था। अब आप अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप वहाँ से सीईओ का भी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले सकते हैं, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, और या बहुत हाई रैंक पोस्ट में हो तो आप उनसे भी ले सकते हैं। मैंने जो है अपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपने चीफ़ इंजीनियर से लिया था, और उनका एक प्लस पॉइंट ये था कि वो भी जापान के ही पढ़े हुए थे जहाँ पर मैं अप्लाई करना चाह रहा था, तो ये एक प्लस पॉइंट आ जाता है
ये चीज़ें बताई नहीं जाती, ये एक्सपीरियंस से और लोगों के जो स्टोरीज़ हैं उनसे पढ़ के ये आपको चीज़ें पता चलती हैं। तो आपने क्या करना है, आप कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास चॉइसेस हों प्रोफेसर्स में, कि काफ़ी प्रोफेसर हैं जो आपकी फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको मिल भी जाएगा, तो उस प्रोफेसर का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आप सेंड करें जो उस कंट्री से पढ़ के आया हुआ हो, और अगर बहुत अच्छा हो तो उस कंट्री क्या उस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हुआ हो। मेरे केस में क्या था, मैंने चीफ इंजीनियर सर का मैंने क्यों लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिया, वो जापान से पढ़े हुए थे, तो ये बेनिफिट हुआ मुझे। ओके, मैंने आपको बता दिया फॉर्म ए बता दिया, देन मैंने आपको फॉर्म बी बता दिया। अब हम आते हैं फॉर्म सी के ऊपर। हम फॉर्म सी, मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं जो कि मैं आपको देख के भी बताऊंगा ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। पार्ट सी में बेसिकली 3 ऐसेज आपने लिखने होते हैं। पहला ऐसे जो उसकी है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। योर फील्ड ऑफ स्टडी इन द पास्ट, जो आपने पास्ट में क्या पढ़ा है उसके बारे में लिखना है। अब 2 ऐसेज लिखने होते हैं इस टॉपिक के ऊपर। पहले आपने क्या करना है, उसको समराइज फॉर्म में लिखना है। कितना लिखना है, मैक्सिमम 150 वर्ड्स आपने उसके अंदर लिखने होते हैं। देन उसी को आपने डिटेल में लिखना है, यानी उसको बढ़ा चढ़ा के लिखना है। और मिनिमम उसके अंदर समराइज के अंदर क्या है, आपने मैक्सिमम 150 वर्ड्स लिखने हैं, और जब आपने डिटेल में लिखना है तो मिनिमम 600 वर्ड्स। 600 वर्ड से ऊपर जा सकते हैं अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा है तो आप लिखिए। मेरा यही आपको रेकमेंड करूँगा। 150 वर्ड्स मीन्स 150 वर्ड्स, 600 मीन्स 600 वर्ड्स मीन्स 600 वर्ड्स। देन जो आपने सेकंड ऐसे लिखना है वो है योर प्रपोज्ड प्लान ऑफ स्टडी, यानी आप करना क्या चाहते हैं उस कंट्री में और उस यूनिवर्सिटी में रह कर। योर प्लान ऑफ स्टडी, प्रपोज प्लान ऑफ स्टडी और जो है रिसर्च प्रपोजल, ये एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ के 2 नाम हैं। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि ये रिसर्च टॉपिक और रिसर्च प्लान ना एक सेपरेट स्टडी आ जाती है और जो कि इस ब्लॉग में कवर नहीं हो पाएगी, ठीक है। और ये वाला ऐसे भी है, इसकी 2 ऑप्शंस हैं, आपने दोनों फिल करने हैं, समराइज फॉर्म में भी लिखना है और डिटेल में भी लिखना है। तीसरा आ गया, जो उसकी हेडिंग है वो पढ़ के आपको बताता हूँ। इन योर ओपिनियन व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंजीनियरिंग इशू दैट शुड बी एड्रेस्ड इन योर लोकल कम्युनिटी, जस्टिफाई योर चॉइस एंड envision a रोल फॉर योर सेल्फ। कोई भी इंजीनियरिंग इशू जिसको आप समझते हैं कि आपकी लोकल कम्युनिटी में इसको एड्रेस होना चाहिए वो लिखें। अब क्यों लिखें, उसको जस्टिफाई भी आपने करना है। जस्टिफाई कर लेंगे और उसके बाद जब क्लियर हो गया, आपने इंजीनियरिंग इशू के बारे में बता दिया कि हाँ ये वाकई एग्जिस्ट करता है, जस्टिफाई भी कर दिया, आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, वो भी आपने लिखना है। आपका क्या रोल हो सकता है, ये चीज़ आगे मैं इसमें बारे में आपको रिकमेंडेशन दूंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पर कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आते हैं फील्ड ऑफ स्टडी के ऊपर। फील्ड ऑफ स्टडी, इसमें आपने बताना क्या है, इसमें आपने अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बता दिया। देन अपने ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में बता दिया। और अगर इसमें डिफरेंट आपने फील्ड्स में पढ़ा हुआ है, डिफरेंट आपको एक्सपोजर्स मिले हुए हैं, जैसा कि मैं अपना मिसाल दूँ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो हमारी यूनिवर्सिटी में जो है वो इस प्रोग्राम के अंदर 5 फील्ड्स के बारे में हमें पढ़ाया गया था। स्ट्रक्चरल, ट्रांसपोर्टेशन, जियो टेक्निकल, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड हाइड्रोलिक्स, तो वो मैंने बता दिया इसके अंदर। और उसके बाद आप बता सकते हैं कि अगर आपका कोई मेजर सब्जेक्ट था, यानी कोई यूनिवर्सिटी आपको कोई जब अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं तो आपको ऑफ़र देती है कि आप इस फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं, तो आपने मेजर सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, उसके बारे में आप बता दीजिए। और देन आपको बता दीजिए कि आपने उसमें क्या अचीव किया और आपने क्या टैक्टिक्स उसके अंदर सीखे, क्या आपकी रिसर्च एबिलिटीज़ वहाँ पर इम्प्रूव हुई, वो आप उसके अंदर बता सकते हैं। और आप इसके अंदर ये चीज़ बता सकते हैं कि अगर आपने कोई टर्म प्रोजेक्ट किया हुआ है वो आप बता सकते हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं। और अगर उसकी कोई अच्छी फाइंडिंग्स हैं, अगर आपने उसको पब्लिश किया हुआ है तो अपनी पब्लिकेशंस के बारे में बताएं। अपना थोड़ा सा है उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई अचीवमेंट्स हैं वो आप उसके अंदर बताएं, क्योंकि मैंने आपको जिस तरह बताया कि आपने समराइज़ भी करना है और डिटेल के अंदर भी लिखना है। तो
ये दोनों चीज़ें कवर कर जाएंगी। समराइज़ में बी वेरी स्पेसिफिक, ज़्यादा डिटेल देने की उसके अंदर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिस तरह मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए, इसको जो है वो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, बस ये सिंपल लाइंस में लिख दीजिए और मोर देन एनफ है। ये अपने हिसाब से इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। देन आ गया जब इसको हम डिटेल के अंदर लिखेंगे, डिटेल के अंदर इसका लंबी चौड़ी जो है वो आप डिटेल इसमें बता सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के बारे में बता दें, उसकी रैंकिंग के बारे में बता दें, अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में बता दें, अपना CGPA बता दें। अगर अच्छा है, जो चीज़ें आपके प्लस पॉइंट में जाती हैं आपने वो चीज़ें बतानी है। लाइक अगर आपका CGPA इतना अच्छा नहीं है, छोड़ दें, वो ऑटोमेटिकली ऊपर बता दिया हुआ है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके से अगर जिस तरह मैंने आपको बताया मेजर सब्जेक्ट्स के बारे में, तो मेजर सब्जेक्ट्स का बता दीजिए, फिर आपने उसके अंदर आपने ये चूज़ क्यों किया, अगर आपने कर लिया तो आपने कौन कौन से कोर्सेज पढ़े, आपने कौन कौन सी रिसर्च कैपेबिलिटीज़ आपके अंदर इम्प्रूव हुई, और आपने क्या नए आइडिया सीखे, क्या रिसर्च टेक्निक्स आपने सीखी, वो आप सारा कुछ इसके अंदर बताएंगे। ये आपको मैंने बता दिया योर फील्ड ऑफ स्टडी के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम आता है टॉपिक सेकंड, जो ऐसे था वो था योर प्रपोज्ड प्लान ऑफ स्टडी। इसके अंदर हमने करना क्या है, इसके अंदर ये आपको मैंने पहले बताया कि ये रिसर्च प्रपोजल ही है, और इसमें आपने बताना है कि रिसर्च प्रपोजल होता क्या है, वो बताता हूँ। रिसर्च प्रपोजल ऐसा प्रपोजल है, यानी आप किसी चीज़ को प्रपोजल बना रहे हो कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, इस चीज़ पर रिसर्च करूँगा फ्यूचर के अंदर, वो आ गया रिसर्च प्रपोजल, कि मैं क्या करूँगा, किस चीज़ के ऊपर मैं रिसर्च करूँगा, ये आ गया। और इसमें आप क्या बता सकते हैं, इसमें आप बता सकते हैं रिसर्च प्रपोजल में कि जिस तरह मैं इस क्या स्कॉलरशिप के हवाले से स्पेसिफिक बताऊँ, आपने पढ़ लिया 4 साल, उसके बाद आपने क्या कर लिया जी, 2 साल का एक्सपीरियंस ले लिया, आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो पढ़ने से पता चल गई, कुछ आपको पता चल गया अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपको कुछ गैप्स भी मिलेंगे अगर आप उनको रिलेट करें कि मैंने पढ़ा ये था और फील्ड में ये अप्लाई हो रहा है और ये गैप है, ये गैप मिल गया। रिसर्च प्रपोजल के अंदर मेन होता ही क्या है, गैप। अगर आपको अपना गैप पता चल गया, आपने उसको सही तरीके से गैप को इस्टेब्लिश कर लिया कि वाकई ये है और मैं इसके ऊपर काम करना चाहता हूँ, दैट्स ऑल। ये समराइज है। बाकी डिटेल में तो आपको जो है इस चैनल के ऊपर जो है वो बहुत सारी आपको मिल जाएंगी गाइडेंस के किस तरह रिसर्च प्रपोजल लिखना चाहिए। ये अब आ गया जी, मैंने आपको बता दिया योर फील्ड ऑफ स्टडी इन द पास्ट बता दिया। देन आ गया योर प्रपोज्ड प्लान ऑफ स्टडी। देन तीसरा आ गया, हाँ जी तीसरे पे आते हैं। तीसरे में था इन योर ओपिनियन व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंजीनियरिंग इशू that should be addressed in your local community. Justify your choice and envision a role for yourself. अब इसमें है क्या मैं बताता हूँ। कोई भी इंजीनियरिंग इशू देखें जो आपकी लोकल कम्युनिटी में हो, पता किस तरह चलेगा, पता इस तरह चलेगा, कुछ आपको न्यूज़ वगैरह से मिलता है अपनी फील्ड से ना रिलेटेड। मैं आपको अपनी एग्जांपल दूंगा जिससे आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इसका मकसद क्या है इस सवाल का। मैंने जो इंजीनियरिंग इशू चूज़ किया वो था वाटर स्कार्सिटी। पाकिस्तान के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है और आप लोगों को सबको पता है कि पाकिस्तान इसी से सफ़र कर रहा है और पाकिस्तान में जो वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत सारी कम हैं। और मेरी फील्ड जियो टेक्निकल फील्ड थी, जो मैंने इसमें लिखा हुआ कि मैं इसके अंदर मास्टर करना चाह रहा हूँ। तो मैंने, और पानी वाटर स्कैर्सिटी जो है वो इससे डिपेंड कर रही है, मतलब ये रिलेट कर रही है। मैंने ये चूज़ ही इसलिए किया क्योंकि रिलेट कर रही थी। आइडियाज़ और भी बहुत सारे थे लेकिन ये रिलेट कर रही थी, तो मैंने ये चीज़ लिखी। आपका हर सवाल जो है, आपने कौन सी फील्ड चूज़ करनी है या आपकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट की जो आपने उस पर दिया हुआ है, उसमें टिक किया हुआ है कि आउटस्टैंडिंग एक्सेंट, वो सब कुछ यहाँ से शो होगा। आपकी राइटिंग स्किल्स यहाँ से पता चल जाएंगी। आपने वहाँ पे आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है और यहाँ पर आपने जो है वो गलतियाँ की हैं बेशुमार, आपकी इंग्लिश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो मिस मैच होगा। मिस मैच नहीं होना चाहिए। जो आपने लिखा हुआ है वो आपने प्रूव करना है और किसी न किसी तरीके से एप्लीकेशन के अंदर ये प्रूफ हो रहा है। आपने देखा ये एप्लीकेशन कितनी ज़्यादा लंबी है। एक दफ़ा आप एक चीज़ लिख देंगे, अगली दफ़ा वो दोबारा किसी और तरीके से पूछी हुई है, तो वहाँ से पता चल जाएगा
कि आप कितने पानी में हैं और क्या हिसाब किताब है। ठीक है। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि मैंने वाटर स्कार्सिटी को अपनी फील्ड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के साथ अटैच किया कि वाटर स्कार्सिटी है और वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज़ कम हैं और जो है वो डैम्स कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही और हमारी जो हुकूमत है वो डैम बनाना चाह रही है और डैम जब बनाएंगे तो उसमें जो है वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो बहुत सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे और इतने ज़्यादा हैं नहीं। तो मैं यहाँ से डिग्री हासिल करूँगा, ये एक्सपर्टीज़ हासिल करूँगा, ये रिसर्च फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं जो कि मेरे फ्यूचर के लिए फ़ायदेमंद होंगी। तो वो सारी चीज़ों को मैं मिलाकर फिर अपने कंट्री के अंदर वापस जाऊँगा और उसमें एक अहम किरदार अदा करूँगा। इसके अंदर सारी चीज़ें कवर हो गई। इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने एक इंजीनियरिंग इशू को ढूंढा और उसको जस्टिफाई भी किया वाटर स्कार्सिटी से, और दैन अपना रोल क्या डाला, टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर रोल डाला कि मैं एक्सपर्ट यहाँ पे बनूंगा और अपने मुल्क का फ़ायदा करूँगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसी तरीके से आप भी कोई इस तरह का इशू ढूंढ सकते हैं और उसको जस्टिफाई करें जिस तरह मैंने जस्टिफाई किया है, या आप मुझसे बेहतर कर सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ एक गाइडेंस दी है अपना आंसर बताकर। ये चीज़ क्लियर होगी। ओके, देन जब आप ये सारा कुछ फिल कर लेते हैं, फॉर्म ए बी सी हमने क्लियर कर लिया। फॉर्म ए में जो था वो एप्लीकेशन, फॉर्म ए के अंदर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह आ गई और अपनी एजुकेशन आ गई। फॉर्म बी के अंदर आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आ गया। फॉर्म सी के अंदर आपने 3 एसेज लिखने थे, बहुत समराइज फॉर्म में लिखने थे और बहुत डिटेल फॉर्म में लिखने थे, वो आ गए। उसके बाद आता है फॉर्म डी। फॉर्म डी है क्या? फॉर्म डी है रिज्यूमे, आपका रिज्यूमे। ऑल्दो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी कवर हो चुकी हुई हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन उसके अंदर आ चुकी है, एजुकेशन उसके अंदर आ चुकी हुई है। तो ये एक सेपरेट उनका फॉर्म है जो उन्होंने ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल करना होता है। अच्छा, रिज्यूमे के अंदर है क्या? रिज्यूमे के अंदर आपको मैं बताऊंगा, ये मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं। अच्छा, रिज्यूमे जो है ये आपके एप्लीकेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाकी सारे भी इंपॉर्टेंट हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें आइडिया मिलता है कि आप कितने ज़्यादा कैपेबल हो, क्या आप एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते, और यानी आपकी एजुकेशन पूरी है, आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पूरा है या नहीं पूरा, ये चीज़ आ गई। अच्छा, सबसे पहले आ गया जी नेम। मैंने आपको बताया कि आप वो वाला नाम ही इसके अंदर लिखें जो आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है। जैसे मेरा है मोहम्मद अजहर सलीम। सलीम जो है वो मेरा फैमिली नेम है, मोहम्मद मेरा फर्स्ट नेम है और अजहर मेरा सेकंड नेम है। तो मैं ये नहीं लिखूंगा मोहम्मद अजहर सलीम। बेटर ये है कि फैमिली नेम फर्स्ट, देन फर्स्ट नेम एंड देन सेकंड नेम। क्या हो जाएगा? सलीम मोहम्मद अजहर। देन इसके आगे नेशनैलिटी में आप लिख देंगे पाकिस्तान। ठीक हो गया। और डेट ऑफ बर्थ में आ गया, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ का इसमें स्लॉट्स बनी हुई है, ईयर लिखें। ईयर में एग्जांपल में देता हूँ 1994, तो पूरा लिखेंगे, 94 नहीं लिखेंगे खाली। अक्सर ऐसे होता है कि शॉर्ट फॉर्म में हम लिखने के आदी होते हैं, लेकिन यहाँ पे अपनी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी, यहाँ पे आपने फुल फॉर्म लिखनी है। ईयर आ गया 1994 आ गया, देन मंथ एंड देन डे, और डेट ऑफ प्लेस जो भी आपकी जहाँ आप पैदा हुए, जो भी डॉक्यूमेंटेड हो। ये नहीं कि आप पैदा कहीं और हुए और डॉक्यूमेंटेड कहीं और है तो आप समझ नहीं आ रही कि कौन सा लिखूं। आपने वो लिखना है जो डॉक्यूमेंटेड है। देन एड्रेस आप कौन सा लिखेंगे? यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन ही दी कि आप प्रेजेंट एड्रेस लिखेंगे या परमानेंट एड्रेस लिखेंगे। तो आपने यहाँ पे कौन सा लिखना है? प्रेजेंट एड्रेस लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि सीवी के अंदर आप परमानेंट, फ़र्ज़ करें आपका प्रेजेंट एड्रेस, आप इस्लामाबाद में रह रहे हैं, कहीं और रह रहे हैं, और आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो कहीं लाहौर का है, साहिवाल का है, कहीं और का है। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको यूनिवर्सिटी भेजती है तो वो परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पे लिख देंगे, वो तो आपको वहाँ पे जाके मिलेगा, आपको इमीडिएटली नहीं मिलेगा और आपकी करस्पॉन्डेंस ठीक नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से आपने यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस नहीं लिखना, यहाँ पे आपने अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखना है। और आपको मैंने एड्रेस का भी बता दिया कि कोई चीज़ ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ जैसी है आपके CNIC में आप वो ही लिखेंगे। अब आ गया मैरिटल स्टेटस में आ गया, मैरिड है तो मैरिड पे क्लिक कर दिया, सिंगल है तो सिंगल पे क्लिक कर दिया, और अगर आप मैरिड है तो स्पाउस का नाम भी आप इसके अंदर लिखेंगे। देन आ गया जी एजुकेशनल बैकग्राउंड।
अब एजुकेशनल बैकग्राउंड में भी हमारे पास ये कन्फ्यूजन रहती है कि यार मैं कैसे लिखूँ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखूँ या रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखूँ। तो ये कन्फ्यूजन भी यहाँ पर ख़त्म कर दी हुई है इन्होंने। करना क्या है, इनमें जो ऑप्शन दी हुई हैं उसमें दिया हुआ है एलिमेंट्री स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, सीनियर हाई स्कूल, कॉलेज, अंडर ग्रेजुएट एंड देन ग्रेजुएट। और फर्दर उसके बारे में पूछा गया हुआ है कि उसका नाम क्या था, नेम एंड एड्रेस ऑफ स्कूल क्या है, नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने जो आपने हासिल किया वहाँ पे एजुकेशन, उसके बारे में बताएं, और ईयर या मंथ ऑफ एंट्रेंस एंड कंप्लीशन, कब आप इंटर हुए और कब आपने कंप्लीट कर लिया, और आपके मेजर सब्जेक्ट्स क्या थे, और आपने डिप्लोमा हासिल किया या डिग्री हासिल की, वो आ गया। अब कन्फ्यूजन ये आती है कि एलिमेंट्री स्कूल क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये सिस्टम नहीं होता ना, पाकिस्तान में तो दूसरा सिस्टम होता है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा। एलिमेंट्री स्कूल जो जापान के हिसाब से वो है कि पहले 5 साल की एजुकेशन फ्राम, मतलब ये है कि पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास तक वो एलिमेंट्री स्कूल के अंदर आ जाएगा। देन जूनियर हाई स्कूल क्या है, जूनियर हाई स्कूल ये जो कंसिडर करते हैं वो है 5वीं क्लास से लेके 8वीं क्लास तक, ठीक है। देन आ गया जी सीनियर हाई स्कूल में आपका आ गया है 8वीं क्लास से लेके 10वीं क्लास तक, यानी इसमें मैट्रिक कह लें या ओ लेवल्स कह लें, वो चीज़ आ गई। और देन कॉलेज के अंदर आ गया जी, ये आपकी है फर्स्ट ईयर से लेके सेकंड ईयर, यानी इसको इंटरमीडिएट कह लें, ए लेवल्स कह लें, वो आ गया। और अंडर ग्रेजुएट वो तो इजीली आपको सबको पता ही है। हम चलते हैं एलिमेंट्री स्कूल पे, जिस तरह मैं एक जो है वो फिल करवाऊंगा एंटिटी, और बाकी सारी वैसे ही होंगी। नेम एंड एड्रेस ऑफ स्कूल, आपकी जो मार्कशीट होती है उसके ऊपर ये एड्रेस लिखा होता है और नेम लिखा होता है, आपने डिटो वही लिखना है, इसके अंदर कोई चीज़ चेंज नहीं करनी। मैं एग्जांपल एक चीज़ दूंगा, मेरा जो स्कूल था वो था IMCB G104 इस्लामाबाद। अब IMCB जो है वो एब्रीवेशन है, लेकिन मेरी मार्कशीट के ऊपर यही लिखा हुआ था, तो मैंने इसको जो है इंक्रीज़ नहीं किया कि आई मीन्स इस्लामाबाद, M फॉर मॉडल, और C फॉर कॉलेज, एंड फिर B फॉर बॉयज़। नहीं, जो वहाँ पे लिखा हुआ था आपने वही लिखना है, अपनी तरफ से कुछ भी एडिशनल आपने नहीं लिखना। देन नंबर ऑफ़ ईयर्स, वो आपको एलिमेंट्री स्कूल में 5 आ गया, आप 5 लिख देंगे। देन ईयर एंड मंथ ऑफ इंटरेस्ट कंप्लीशन यहाँ पे एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि एंट्रेंस का मंथ कौन सा, एंट्रेंस का आपको नहीं पता होता, कि ईयर तो पता होता है, मंथ नहीं पता होता, और कंप्लीशन का भी। तो आपकी जो मार्कशीट होती है ना उसके अंदर लिखा होता है, जैसे कि मेरी मार्कशीट पे लिखा हुआ था सॉरी, मार्च टू अप्रैल, बस। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने मार्च से स्टार्ट किया, जो भी साल था वो, और अप्रैल पे उसको एंड कर दिया। तो अगर आप देखें मार्च से स्टार्ट करें और अप्रैल तक करें तो पूरा एक साल बनता है। तो आप भी इस तरह करेंगे। और अब मेजर सब्जेक्ट्स, अब हमारी पाकिस्तान के अंदर ऐसा तो नहीं होता कि पहली 5 क्लासों के अंदर आपको मेजर सब्जेक्ट्स भी पढ़ाएं, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, मैथ, साइंस, और उसके अलावा हिस्ट्री, उर्दू, इस्लामियात एंड सो। तो आपने मेजर सब्जेक्ट्स के अंदर कोई भी 2 लिख दीजिए। जो मैंने लिखा था वो आपको बताता हूँ, मैथमेटिक्स लिख दिया, साइंस लिख दिया। और डिग्री या डिप्लोमा, तो इसके अंदर आप डिग्री लिखेंगे, आपको डिग्री मिली है, डिप्लोमा नहीं था वो। सिमिलरली जूनियर हाई स्कूल का आप नेम लिखेंगे, और नंबर ऑफ़ ईयर्स कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। और इसी तरीके से ईयर, मंथ ऑफ एंट्रेंस एंड कंप्लीशन आ गया, और मेजर सब्जेक्ट्स में फिर आप वही लिखेंगे, मैथमेटिक्स एंड साइंस। सिमिलरली सीनियर हाई स्कूल के अंदर भी नाम आ गया, और ये कितने साल के, 2 साल टोटल। अभी आपको मैंने बता दिया 10 साल की। 5 साल एलिमेंट्री स्कूल आ गया, 3 साल जूनियर हाई स्कूल आ गया, और 2 साल सीनियर हाई स्कूल आ गया, वो आपने लिख दिया। एंड इसके अंदर मेजर सब्जेक्ट्स, अब इसके अंदर आते हैं मेजर सब्जेक्ट्स, अब 2 हैं। कुछ लोगों ने, अगर मैं बात करता हूँ स्पेसिफिकली मैट्रिक में, ओ लेवल्स का मुझे आइडिया नहीं है तो मैं उसके बारे में नहीं बता सकता। अच्छा, मेजर सब्जेक्ट्स 2 हो सकते हैं, या तो आपने बायोलॉजी रखी होगी या आपने कंप्यूटर रखा होगा। मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तो कॉमन है दोनों में। तो जो भी, अगर आपने कंप्यूटर रखा हुआ है तो मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री रख सकते हैं। अगर आपने वो दूसरा लिखा हुआ है बायोलॉजी ली हुई है तो मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री आ सकती है। और सब इसमें डिप्लोमा या डिग्री अवॉर्डेड में इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप डिग्री ही लिखेंगे। ये आ गया। कॉलेज के अंदर भी नाम आ गया, और 2 साल का आ गया, टोटल आ गई 12 साल की एजुकेशन। एंड देन फ्रॉम एंड टू, और उसके बाद मेजर स्पेक्स में आ गया, सिंपल आप प्री इंजीनियरिंग लिख दीजिए, तो ये भी ठीक है। अगर आप उसके सब्जेक्ट्स लिखना चाहिए तो 3-4 होते हैं इसके मेजर, वो लिख सकते हैं, और डिग्री आ गया। अब इसमें एक मज़े की बात आपको बताऊँ, हमारे पास ना
अक्सर ऐसे होता है कि अगर हमारे पास जैसा सीनियर हाई स्कूल आ गया, जूनियर हाई स्कूल या एलिमेंट्री स्कूल, उसकी ना मार्कशीट वगैरह सच मतलब कुछ नहीं होती, हमें नहीं पता होता कि कब हमने अपनी एजुकेशन शुरू की थी। लेकिन आपके पास मैट्रिक और इंटरमीडिएट की होती, तो बैक कैलकुलेट भी कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। देन अंडर ग्रेड का आ गया नाम, नेम एंड एड्रेस ऑफ स्कूल आ गया, इसके अंदर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं, अपने टेक्निकल कॉलेज का नाम लिख सकते हैं जहाँ से आपने किया है, वो आ गया। 4 ईयर्स आ गया, टोटल कितने हो गए? 16 ईयर्स। और एट द एंड इन्होंने लिखा हुआ टोटल ईयर्स ऑफ स्कूलिंग मैंशन अबव 16, ये 16 ही होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ आ गई। एंड क्योंकि आपने 16 साल एजुकेशन होगी तो उसको ही ये बैचलर काउंट किया जाता है, और उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हासिल करेंगे 2 साल का, और फिर आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। फिर उन्होंने एक चीज़ दी हुई है, एक्सपीरियंस ऑफ योर स्टडी इन जापानीज़ लैंग्वेज। अगर आपने कोई जापानीज़ लैंग्वेज का कोर्स किया हुआ है तो वो नाम लिख देंगे उस स्कूल का, उसका एड्रेस लिख देंगे, और कब आप उसके अंदर आपने एडमिशन लिया और कब आप ग्रेजुएट है वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जापानीज़ लैंग्वेज का कोर्स किया ही होगा तो ही आपको एडमिशन मिलेगा। ये एडमिशन रिक्वायरमेंट्स भी आपके पास यूनिवर्सिटी में जब आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे अवेलेबल होती हैं कि आपका जो कोर्स है वो जापानीज़ के अंदर है या इंग्लिश के अंदर है। अगर इंग्लिश के अंदर है तो ये इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने फ़िल नहीं किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे स्कॉलरशिप मिल गया। तो ये बात इससे कंफर्म होती है कि ज़रूरी नहीं है अगर आपका इंग्लिश के अंदर है। हाँ, अगर आपको जापानीज़ के अंदर है, उनकी रिक्वायरमेंट है, तो ऑब्वियसली आपको फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देन आ गया जी वर्किंग एक्सपीरियंस। वर्किंग एक्सपीरियंस में जैसा कि ऊपर भी था, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और वर्किंग एक्सपीरियंस एक ही चीज़ होता है। इसके अंदर इन्होंने आ गया नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं वो आ गया, उसका एड्रेस क्या था वो आ गया, और आपने कब से कब तक एक्सपीरियंस हासिल किया वो आ गया। अब इसमें एक मज़े की बात है, अक्सर हमारा एक्सपीरियंस साल अगर ना हो, 11 महीने का हो, तो तब हम क्या करें? हम उसको साल लिख दें, क्या करें? मैं ये कहूँगा एक्सपीरियंस लेटर पे जो डेट्स लिखी हुई हैं आप वही लिखेंगे, क्योंकि इन्होंने आपसे एक्सपीरियंस लेटर मांगने हैं। तो अगर यहाँ पर आप कुछ और लिख देंगे और वहाँ पर आप कुछ और लिख देंगे यहाँ की, ताकि आपका 2 साल का एक्सपीरियंस पूरा हो जाए और वहाँ पे नहीं होगा, तो ये मिस मैच हो जाएगा। तो मिस मैच में जो है वो आपके चांसेस ज़रा कम हो जाते हैं एडमिशन के। देन ऑप्शन आती है पास एंट्री और स्टे इनटू जापान। अगर आप जापान पहले आए हुए हैं तो उसके बारे में बता दीजिए, क्या ऑप्शन दी हुई हैं, डेट ऑफ अराइवल क्या था, डेट ऑफ डिपार्चर क्या था, और आपका स्टेटस क्या था उसके अंदर, और वजह क्या थी, पर्पस ऑफ एंट्री आपकी वजह क्या थी। अब स्टेटस के अंदर स्टूडेंट वीज़ा था, आपका स्पाउस वीज़ा था, आपका क्या है स्किल्ड वीज़ा था, जो भी वीज़ा है वो इसके अंदर कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। और डेट ऑफ डिपार्चर आपको पता है कि कब आप गए, और डेट ऑफ अराइवल कब आप जापान आए। एंड रीजंस फॉर स्टडी इन जापान, ये इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली सवाल तो एक है लेकिन इसके मकसद दो हैं, इसके अंदर दो चीज़ें कवर होनी चाहिए कि इन्होंने जो पूछा है वह जापान में क्यों स्टडी करना चाह रहे हो। मैं ये कहूँगा कि इस सवाल से फर्दर 2 सवाल निकलते हैं, वाई जापान एंड वाई योर स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी। दोनों चीज़ें आपने इसके अंदर लिखनी है। तो इसके अंदर आप मुख्तलिफ़ चीज़ें उसके अंदर बता सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मिल गया। हाँ, जापान में आप क्यों आना चाहते हैं, आप इसके अंदर लिख सकते हैं इसका एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है, इनकी रिसर्च फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, इनकी यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं, और कोशिश कीजिए उससे रिलेट कीजिए कि कौन कौन सी स्किल्स आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं ताकि आप अपने मुल्क में दोबारा जाएं और उसको इम्प्लीमेंट करें। एक सवाल सिर्फ इंडिविजुअली नहीं जिसको आप देख सकते, ये आपके बाकी सवालों से भी थोड़ा थोड़ा मैच करना चाहिए। अगर मैं इसमें लिख देता हूँ कि मैं अपनी ये स्किल्स हासिल करके दोबारा अपने कंट्री में जाके सर्व करना चाहता हूँ, तो जो इनकी स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट थी कि वो अपनी कंट्री में दोबारा जाएगा और सर्व करेगा, तो यहाँ से मेरी इंटेंशन भी लग रही है कि हाँ मैंने जाना है वापस। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। हाँ, इस बारे में आपका बहुत सारी अपने सवाल जो है वो जवाब भी इसके अंदर मज़ीद जो है वो लिख सकते हैं एडिशनल। मैंने आपको सिर्फ ये थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया दिया। देन लास्ट आता है प्लान आफ्टर योर रिटर्न टू होम कंट्री। इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपने दोबारा अपनी होम कंट्री जाना है। तो इसके अंदर लिख सकते हैं, जो कि मैंने लिखा था वो मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ से डिग्री हासिल करूँगा
और जैसा कि आपको मैंने बताया कि मेरे मुल्क में टेक्निकल एक्सपर्ट्स कम हैं, जो कि मैंने ऐसे नंबर 3 के अंदर उनको बताया था। अब मैं उससे रिलेट कर रहा हूँ कि मेरे टेक्निकल एक्सपर्ट्स कम हैं, और यहाँ पे मैं टेक्निकल एक्सपर्ट बनूंगा तो मैं जो है वो डैम कंस्ट्रक्शन में किसी भी फर्म में जाके, कंसल्टिंग फर्म में जो है वो वहाँ पे एज ए जो है वो इंजीनियर अप्लाई करूँगा और मैं अपनी कंट्री को सर्व करूँगा। वो आपने इस चीज़ के अंदर लिखना है। हाँ, इस चीज़ के अंदर अगर आप लिखेंगे मैंने पीएचडी करनी है, तो मैं ये प्रेफर नहीं करूँगा कि आप ये चीज़ लिखें इसके अंदर, क्योंकि वो आपको ये स्कॉलरशिप इसलिए दे रहे हैं ताकि आप अपनी कंट्री में जाएं और उसको सर्व करें। सर्व मुख्तलिफ सूरत हाल में हो सकता है। हाँ, अगर आपने उसके अंदर ये लिखा हुआ है अपने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कि कोई इंजीनियरिंग इशू ऐसा है जिसको आप बाय रिसर्च सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पे आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि आप पीएचडी करेंगे और उस रिसर्च गैप को कम से कम करने की कोशिश करेंगे। एंड देन लास्ट में आप अपना नाम लिखेंगे, और जिस डेट को आप ये फिल कर रहे हैं, ईयर लिखेंगे, मंथ लिखेंगे, डे लिखेंगे, और देन आप इस पर सिग्नेचर कर देंगे तो आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल हो चुका है। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल कर लिया, उसके बाद आपका क्या रह गया? उसके बाद आ गया, अगर आप इंशाल्लाह लकी होंगे तो आपको इंटरव्यू की कॉल भी आएगी मोस्ट प्रोबेबली। ये डिपेंड करता है, केस टू केस वेरी करता है। कि आपको इंटरव्यू की कॉल आती है या विदाउट इंटरव्यू आपका सिलेक्शन जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ये डिपेंड करता है सुपरवाइज़र टू सुपरवाइज़र एंड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, ये ना डिपेंड करता है, वेरी करता रहता है। मेरे केस के अंदर मेरे सुपरवाइज़र ने मेरा इंटरव्यू लिया था, और मेरे साथ एक वो लड़का जो है वो इन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर लिया था, उसका इंटरव्यू नहीं हुआ क्योंकि उसके सुपरवाइज़र ने जो है ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन मेरे सुपरवाइज़र ने ज़रूरी समझा। तो मैं अपने जो है वो इंटरव्यू की जो रुदाद है, जो कहानी है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इंटरव्यू मैंने जब अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसकी जो उनके मुताबिक जो उन्होंने डेडलाइन दी हुई थी, मैं पहले आपको वो बताता हूँ। उन्होंने जो डेडलाइन थी वो थी 20 अक्टूबर एप्लीकेशन रिसीव करने की डेडलाइन, एंड देन नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट्स टू द एप्लीकेंट्स 15 मार्च। मैंने 20 अक्टूबर को जमा करवाई अपनी एप्लीकेशन, और मुझे 2 नवंबर को जो है वो इंटरव्यू की कॉल आई कि आपका इंटरव्यू है, और आपके मेरे सुपरवाइज़र की तरफ से आई थी, और उन्होंने टाइम वगैरह पूछ लिया, टाइम उनको बता दिया, फिक्स हो गया टाइम। जैसे ही उन्होंने मुझे ईमेल भेजी, तो अब बहुत सारे सवाल आते हैं कि लोगों के सवाल जहन में आते हैं कि पता नहीं किस तरह के सवाल पूछेंगे और क्या है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बहुत सारी और जगह से भी मिल जाएंगे, वही आपके साथ मैं शेयर करूंगा, और मेरा भी एक्सपीरियंस वैसा ही था। मैं आपका अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि लाइक अपने बारे में बताएं, और वाई दिस कंट्री एंड वाई योर स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, और थोड़ा बहुत रिसर्च के बारे में पूछ लेंगे, और दैट्स ऑल। और अगर आप थोड़ा ये भी पूछ सकते हैं कि वाई यू आर एक्सेप्शनल, जो कि मेरे केस में हुआ था, वो आपसे पूछ सकते हैं। तो बेसिक इंट्रोडक्शन, आपका नाम क्या है, आप किस यूनिवर्सिटी से किया, आपका जीपीए अगर अच्छा है तो वो आप बता दीजिए, और अपनी जो है वो स्किल्स वगैरह बता दीजिए, और अपने कोई भी आपने अगर अचीवमेंट्स हासिल किए हैं वो बता दीजिए। मैं अपने बारे में जो बताऊंगा, जो कि मेरा इंटरव्यू था, जब मुझे प्रोफेसर का पता चला तो मैंने क्या किया, मैंने उनकी प्रोफाइल को देखा, क्या क्या जो है वो रिसर्च जो है उस पर काम हो रहा है वो देखा, कौन कौन से उनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनके रिसर्च पेपर्स को मैंने 3-4 रिसर्च पेपर्स को पढ़ लिया। मैंने जो है, एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप रिसर्च गेट पर जाकर अपने प्रोफेसर को जो है वो सर्च कर लीजिए, और क्योंकि वहाँ पे उनके लेटेस्ट जो भी रिसर्च पेपर्स हैं पब्लिश हुए वहाँ पे आते हैं, वहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि किस बारे में आपका रिसर्च पेपर, किस बारे में आपकी रिसर्च जा सकती है। क्योंकि आपने रिसर्च प्रपोजल जो दिया वो तो ओके है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी रिसर्च उसी बेस पर हो। क्या पता प्रोफेसर आपको अपना रिसर्च टॉपिक अलॉट करे, तो ये उसके लिए सारी गाइडलाइंस है। सो मेरा इंटरव्यू हुआ,
मेरा इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो मैंने बताया मेरा नाम मोहम्मद रज़ा सलीम है, मैं नर्स से पढ़ा हुआ हूँ, मेरा जीपीए ये था, और उसके बाद जो है मैंने ये मेरी स्किल्स थी, मैंने अचीवमेंट्स हासिल की, फिर मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, मैंने यहाँ पे काम किया, मैंने यहाँ पर काम किया, और अब मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है यूनिवर्सिटी में। ये सेल्फ इंट्रोडक्शन में आ गया। फिर उन्होंने मुझसे ये चीज़ पूछी कि आपने जापान क्यों चूज़ किया और आपने ये स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की। अब ये देखें, ये जो सवाल पूछा ये एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर मैं फिल कर चुका हूँ कि वाई रीज़न फॉर चूजिंग जापान टू स्टडी इन जापान। तो वहाँ से जो आपने जवाब लिखा हुआ है वही जवाब उस तरीके का ही होना चाहिए, ज़्यादा रद्दो-बदल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने चीज़ एक लिख ली है और आप बता कुछ और रहे हैं और आपने लिखा कुछ और है, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया ना, वो दोबारा मुख्तलिफ तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे होते हैं। देन फिर मुझसे एक सवाल पूछा कि वाई यू आर एक्सेप्शनल। मतलब बहुत सारे एप्लीकेंट्स उनके पास आए होंगे, तो आप एक्सेप्शनल क्यों हैं, आपको ही हम एडमिशन क्यों दें, स्कॉलरशिप क्यों दें। तो उसमें बारे में अगर आपके कोई रिसर्च आउटपुट्स हैं वो आप बताएं, पब्लिकेशंस के बारे में बताएं, आपके पास कोई स्पेशल टेक्निक्स हैं वो आप बताएं, कोई मेथड्स हैं आपने जो लेटेस्ट सीखे हैं जो कि ऑन गोइंग रिसर्च में चल रहे हैं वो आप बताएं। अपने आप को आपने पूरा प्रेजेंट करना है, पूरी जान मार देनी है। एंड देन मेरा जो इंटरव्यू था वो मेरा ख्याल है 15 मिनट्स के लिए था टोटल, वो हुआ। देन मुझे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन की जो है वो कॉल आ गई, और एडमिशन की जो उन्होंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर बताया हुआ, वो बताया था कि 15 मार्च को आपको जो है नोटिफिकेशन मिलेगा, लेकिन मुझे दिसंबर 17 को मिल जाएगा, 17 को मिल गया ये चीज़। एंड लास्ट JSP स्क्वाड, JSP लास्ट हमारे पास जो चीज़ है मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इंफॉर्मेशन शीट जो मैंने आपको शुरू में बताया था, रिक्वायरमेंट सी इंफॉर्मेशन शीट JSP ADP JSP जो है वो एक पूरे स्कॉलरशिप का नाम है। JSP का मतलब क्या है, जापान स्कॉलरशिप प्रोग्राम, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये पूरा है ADP JSP के बनता क्या है। इंफॉर्मेशन शीट में आ गया, सबसे पहले उन्होंने पूछा हुआ लास्ट नेम आप बता दीजिए देंगे, फर्स्ट नेम बता देंगे। फर्स्ट नेम, इसके अंदर फर्स्ट नेम और सेकंड नेम नहीं बताया हुआ, तो जिस तरह मेरे केस में था सलीम मेरा लास्ट नेम था वो मैंने लिख दिया, और मेरा फर्स्ट नेम और सेकंड नेम मोहम्मद अजहर था तो वो मैंने फर्स्ट नेम की जगह लिख दिया। नेशनैलिटी पाकिस्तानी आ गया। डेट ऑफ बर्थ उन्होंने जो पूछा हुआ है उन्होंने बताया हुआ कि किस तरह लिखना है, सबसे पहले डे देन मंथ देन ईयर वो लिख दिया। सेक्स मेल देन फीमेल जो है वो आप लिख देंगे। उसके बाद एज आ गई, जो आपकी एप्लीकेशन फिल करते हुए एज है वो लिखेंगे। और होम एड्रेस यानी परमानेंट एड्रेस है ये। इसमें भी थोड़े से कन्फ्यूजन है कि होम एड्रेस में क्या लिखें और करंट एड्रेस, दो ऑप्शन हैं। तो बेटर यही है कि अगर आप होम एड्रेस में अपना परमानेंट एड्रेस लिख दें तो वो भी ठीक है, अगर आप प्रेजेंट एड्रेस भी लिखते हैं तो वो भी ठीक है, इसमें ज़्यादा मसला नहीं है। तो इसमें जो चीज़ें पूछी गई हैं, स्ट्रीट के बारे में पूछा हुआ है, जो स्ट्रीट है वो बता दीजिए, सिटी क्या है वो उसके बारे में बताएं, स्टेट या प्रोविंस तो वो बताएं कि लाइक इस्लामाबाद है तो वो इस्लामाबाद बता दीजिए, अगर किसी और प्रोविंस में है तो पंजाब है तो वो बता दीजिए, सिंध है तो वो। होम कंट्री ऑब्वियसली पाकिस्तान आएगा, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट थी कि ही या शी शुड बी वर्किंग एंड शुड बी स्टेइंग इन होम कंट्री। तो अगर आप पाकिस्तान नहीं लिखेंगे कुछ और लिख देंगे तो फिर उसके लिए भी मसला आ सकता है। और पोस्टल कोड जो है वो आप नेट से सर्च कर लेंगे, वो आपको मिल जाएगा। और होम फ़ोन जो भी आपने पहले अपनी इंफॉर्मेशन में दिया पर्सनल डिटेल्स में, वही आप यहाँ पे देंगे। और अगर आपका मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर दे सकते हैं, अगर आपका PDCL या कुछ और है तो वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। और देन ईमेल वही लिखेंगे जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म्स के अंदर लिखी हुई है, वही ईमेल आप यहाँ पे लिखेंगे। एंड देन करंट एड्रेस अगर आपका सेम है और सेम मतलब करंट एड्रेस और होम एड्रेस दोनों सेम है तो आप कॉपी कर सकते हैं, अगर आपका डिफरेंट है तो वो आप लिख सकते हैं। एंड देन ऑफिस एड्रेस के अंदर उस ऑफिस का लिखेंगे जिसमें आप लेटेस्ट जॉब कर रहे हैं उसके बारे में लिखेंगे। सारी ऑप्शंस वैसी ही हैं, लाइक स्ट्रीट का बताना है, सिटी का बताएं, प्रोविंस, बिजनेस, कंट्री, और ऑफिस फ़ोन के बारे में बताएं। और उनकी जो है ऑफिस ईमेल बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर वो ऐसे होता है कि वो आपके ईमेल कर सकते हैं ऑफिस में कि ये वाकई आपका एम्प्लॉय है या नहीं है। ये आ गया। देन ऑप्शन आती है प्रपोज्ड स्टडी प्लान।
इसमें सबसे पहले उन्होंने ऑप्शन दी हुई है डिग्री। डिग्री के अंदर क्या आता है, आप मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में देखा होगा, मैंने टिक करवाया था आपसे मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग। अगर आप डॉक्टर करना चाह डॉक्टर PhD करना चाह रहे हैं तो डॉक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग आ जाएगा वो। देन फील्ड ऑफ स्टडी वो वहाँ पे भी ऑलरेडी मैंने फिल करवाया हुआ है। ये बेसिकली उसका रेप्लिका है, वहाँ से कुछ जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर भी उन्होंने दोबारा लिखवाई हुई हैं। ये मेरा ख्याल है ये जो फॉर्म है JSP इंफॉर्मेशन शीट, ये स्कॉलरशिप जो दे रहा है उसको जाती है, और जो बाकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो यूनिवर्सिटी को जाते हैं, इसलिए डुप्लीकेट बार बार ये चीज़ें जो है ना आपसे लिखवाई जा रही हैं। देन आ गया जी प्रपोज प्लान ऑफ स्टडी के अंदर, प्रपोज स्टडी प्लान के अंदर डिग्री बता दी आपने, फील्ड ऑफ स्टडी बता दी। देन एक्सपेक्टेड कमेंसमेंट डेट, ये कहाँ से पता चलेगी, ये जब आप एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन देखेंगे ना जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेगी, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा, आपको बताया गया होगा कि एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है वो, और आपको नोटिफिकेशन कब मिलेगा और आपका कब कोर्स स्टार्ट होगा, ये डेट आपको वहाँ से मिल जाएगी। और उन्होंने फिर पूछा हुआ आर यू अप्लाइंग टू अदर इंस्टीट्यूशंस, इफ़ सो, अगर आपने है तो वो आप यस पे क्लिक कर देंगे और साथ उसका नाम बता देंगे, अगर नो है तो खाली नो पे क्लिक करेंगे और नाम बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। एकेडमिक बैकग्राउंड में सिर्फ वही चीज़ आ जाएगी कि डिग्री आपकी कौन सी ऑब्टेन की, इसमें बैचलर आ जाएगा। उसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी जो मैंने बताया, मैं सिविल इंजीनियर था तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग लिख दी। कब स्टार्ट हुआ, जब जो है वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट में पहले सेमेस्टर जब आपका स्टार्ट हुआ उसका ईयर आ जाएगा, और फिर लिखा हुआ ईयर कम्प्लीटेड जिस दिन आपका आखिरी सेमेस्टर ख़त्म होगा उसकी जो है वो ईयर आपने बता दिया, और आपने नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन बता दिया, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बता दिया। दैन उसके कहाँ वो लोकेट कर रही है, यानी इस्लामाबाद के अंदर थी मेरी यूनिवर्सिटी तो मैंने वो लिख दिया। और आपकी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था, वहाँ पे यूनिवर्सिटी में किस लैंग्वेज मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन था, तो ज़्यादातर पाकिस्तान में इंग्लिश ही है तो हम इंग्लिश लिख देंगे। और ऑनर्स रिसीव्ड, और यही ऑनर्स जो है वो पहले भी जब हमने एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल किए थे उसके अंदर आ गए थे, वही आप उठा के इसके अंदर लिख सकते हैं। ऑनर्स भी इसके अंदर आ सकता है, अचीवमेंट्स आ सकता है, पब्लिकेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर भी आएंगी ऑनर्स की लिस्ट उसमें। दैन अगर आपने मास्टर किया हुआ तो दोबारा उसके बारे में डिटेल दे दीजिएगा। और फिर उन्होंने पूछा हुआ कि हैव यू बीन अवॉर्डेड एन ADP GSP स्कॉलरशिप, पहले कभी आपको मिला है, येस और नो। तो अगर आपको पहले मिला तो आप यस करेंगे, अगर नो है तो नो करेंगे। और ये नो करने की वजह यही है कि क्योंकि एक बंदे को 2 दफ़ा स्कॉलरशिप नहीं देते, तो नो ही होगा तो ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। हाँ, अगर आपको मिला हुआ है अगर आप नो करेंगे तो वो नहीं है, क्योंकि इनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है आपकी पहले से, अगर आप पहले से जो है वो स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो। और अगर आपने यस को क्लिक कर दिया कि हाँ मुझे स्कॉलरशिप मिला हुआ है, तो कौन सी डिग्री आपने स्कॉलरशिप के अंदर की, इसका क्या फील्ड ऑफ स्टडी था वो आप लिखेंगे, उसकी यूनिवर्सिटी किस यूनिवर्सिटी से आपने किया था, और अवॉर्डेड पीरियड किस डेट से लेकर किस डेट तक आपको स्कॉलरशिप मिला था। और फिर आपने उसमें लिख देंगे उन्होंने पूछा हुए इंग्लिश प्रोफिशेंसी दोबारा पूछी हुई है कि आपकी रीडिंग कैसी है, राइटिंग क्या है, स्पीकिंग क्या है, इसके अंदर लिसनिंग का नहीं पूछा हुआ। तो 3 ऑप्शन दी हुई हैं, वेरी गुड आ गया, गुड आ गया और फेयर आ गया। तो जो आपको रिजेंबलेंस रखती है आपके स्कोर से रखती है और आपने पिछला एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया हुआ उसके मुताबिक आप जो है ना इसमें कर देंगे। देन इसमें आ गया प्रोफेशनल हिस्ट्री, प्रेजेंट एम्प्लॉयर, सबसे जो लेटेस्ट आपका एम्प्लॉयर है उसके बारे में डिटेल्स पूछी हुई हैं कि आप पोजीशन क्या, आप किस पोजीशन पर काम कर रहे थे, आपकी कौन सी कंपनी का नाम क्या था वो आ गया। नेचर ऑफ वर्क, किस तरह का नेचर ऑफ वर्क था, मेरी जिस तरह कंसल्टिंग फर्म थी तो मैंने वो लिख दिया। और उसके बाद इंडस्ट्री कौन सी थी, तो इंडस्ट्री आ गया कंसल्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन, किस इंडस्ट्री से या आपकी कंपनी जो है वो बिलोंग करती है, और उनकी क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या सर्विसेज हैं। तो हमारा था कि हम कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो आ गया। और देन सेक्टर बताता है कि ये हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, ये प्राइवेट थी, ये पब्लिक थी, ये नॉन प्रॉफिट थी, क्या थी, NGO थी, क्या थी, वो आपने इस पर क्लिक कर देंगे। डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कब से लेके कब तक, ये लेटेस्ट, उसके बारे में आपने बताना है। इसके अंदर मंथ और ईयर है, डे की ज़रूरत नहीं है। देन इसमें आ गया एनुअल सैलरी। एनुअल सैलरी वही है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म्स के अंदर फिल किया, आपकी एनुअल सैलरी कितनी है वो और ये सेम होनी चाहिए। और देन एनुअल फैमिली इनकम, और फैमिली की क्या कितनी इनकम है वो लिखनी है डॉलर्स के अंदर, US डॉलर्स के अंदर। और सिमिलरली जब आप जिस तरह इन्होंने पूछा कि प्रोफेशनल हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले पूछा कि प्रेजेंट एम्प्लॉयर के बारे में बताएं, देन प्रीवियस एम्प्लॉयर के बारे में बताएं, तो जिस तरह आपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर की सारी जो है वो फिल की हैं एंटिटीज़, इसी तरीके से आप इसकी भी फिल करेंगे। और सो एंड सो आपकी चलती जाएंगी जब तक आपका एक्सपीरियंस की जो है ना वो ख़त्म नहीं होती इसके अंदर।
देन एट द एंड आपका आ जाएगा टोटल वर्किंग एक्सपीरियंस, कितना आपका वर्किंग एक्सपीरियंस यानी आपका कितना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है 4 साल की डिग्री हासिल करने के बाद। तो ईयर आ जाएगा, इसमें दो ऑप्शन दिए हुए, ईयर एंड मंथ्स, कितने साल का एक्सपीरियंस है और कितने मंथ। यानी मेरा था 2 साल और 2 महीने का एक्सपीरियंस है, तो मैंने वो ही लिखा 2 ईयर्स 2 मंथ्स। अगर आपका 2 साल का है आप 2 साल का लिखेंगे, अगर आपका 2.5 साल का है तो 2 साल आ जाएगा और 6 महीने आ जाएगा। आपने ये चीज़ लिखनी है, आपने ये नहीं करना कि खाली आपको 2.5 साल के बदले तो खाली 2 लिख देंगे, ईयर दैट्स ऑल। मंथ भी लिखने हैं आपके इसके अंदर। और इसमें लिखा हुआ है ईयर्स इन सुपरवाइजरी लेवल, आई डोंट नो इसका मतलब क्या है, इफ़ एप्लीकेबल, आई डोंट नो, मैंने ये चीज़ नहीं लिखी थी। और फिर उन्होंने 2 सवाल आपसे पूछे हुए हैं। नंबर 1, वाइल द स्कॉलरशिप विल प्रोवाइड मोस्ट ऑफ योर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड, व्हाट अदर एडिशनल रिसोर्सेज डू यू हैव इफ़ यू मे नीड दैम। यानी आपको स्कॉलरशिप आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगा। अगर उस स्कॉलरशिप के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही, आपके खर्चे ज़्यादा हैं, कुछ और चीज़ हो सकती है, तो आप किस तरह पूरा करेंगे उसके बारे में बताएं। तो वो आपने वो बताना है कि लाइक आपके पास कुछ सेविंग्स होंगी तो वो बता देंगे, या अपने वालिद साहब से लेंगे, या अपनी वालदा से लेंगे, या आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो वो चीज़ के अंदर लिखें। और कोशिश करें कि यहाँ जो है सब कुछ ना बता दें कि मेरे पास जो है वो इतनी ज़मीनें हैं और इतने घर हैं और ये हैं वो हैं। अगर यही है तो आप स्कॉलरशिप क्यों ले रहे हैं। इसका मकसद जो है कि अगर खुदा न खास्ता आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप किस तरह करेंगे। तो इस सवाल का जवाब बड़ा टेक्निकल लिखना पड़ेगा आपको। देन आखिरी सवाल ये है कि वाई डू यू वांट टू अंडरटेक दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्टडी एट दिस इंस्टीट्यूशन। अब ये पुराने वाले जो सवाल थे उससे जो है रिलेट कर रहा है कि रीज़न टू स्टडी इन जापान। तो उसका मैंने बताया था कि वाई जापान, वाई दिस यूनिवर्सिटी, तो वही चीज़ आप इसके अंदर भी लिखेंगे। दैट्स ऑल। ये सारा था ADP JSP स्कॉलरशिप के होता क्या है, उसका क्या क्या प्रोसीजर है और क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है और किस तरह इसको फिल किया जाता है। तो उम्मीद है कि मैंने आपको बड़ी डिटेल में ये चीज़ें बताई होंगी, और अगर कोई गलती होगी तो उसके लिए माफ़ी। और अगर आपको मज़ीद इस बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप इस व्लॉग के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, आपको बड़ी अच्छी तरीके से गाइड किया जाएगा। क्योंकि ये जो चैनल है ये मैक्स स्कॉलर्स ही चला रहे हैं, और स्टूडेंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो स्टूडेंट्स के जो सवालात होते हैं वो स्टूडेंट्स ही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। आपको कंप्लीट स्कॉलरशिप्स के बारे में यहाँ पर बताया जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।